अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। इमाद का यहाँ आना अब बहुत कम हो गया था। हालांकि मुईज़ से भी उसकी बहुत दोस्ती थी, मगर अनस से आदात और खसाइल मिलने की वजह से वो उससे ज़्यादा क्लोज रहा था। और अब जबकि उसके आखिरी वक्त में भी वो उससे करीब रहा था, तो कुदरती तौर पर वो जहनी डिस्टर्बेंस का भी शिकार था। आज भी वो बहुत दिनों के बाद बीर हाउस आया तो ख्याल यही था कि ताई जान को सलाम करके 10-15 मिनट बैठने के बाद वापस हो जाएगा, मगर उसे देखते ही लॉन की धूप में कुर्सी पर बैठी नगीन उठकर अंदर चली गई तो वो जहां का तहां खड़ा रह गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि जब से अनस गया था तब से अब तक या तो वो उससे शिकवे शिकायत करती रहती थी या फिर उसे देखते ही इधर उधर हो जाती थी। वो सर झटकता खुद को इसी नामालूम सी उदासी से छुड़ाता अंदर आया तो वो ताई जान के पास लाउंज में बैठी थी। वो सलाम करता वहीं सोफे पर सामने बैठ गया। मरियम कैसी है? ताई जान ने सलाम दुआ के बाद मरियम फुप्पो का पूछा था। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल में चक्कर लगाने का इरादा है उनका भी, वो कसदन मुस्कुरा कर बोला था। ताई जान सर हिलाकर फिर से तस्बीह के दाने रोलने लगी। आपकी क्या नाराजगी है भाई मुझसे? वो सीधे सुबह नगीन से मुखातिब हुआ तो उसके साथ साथ ताई जान भी चौंक गई। आप ही से कह रहा हूं, मुझे देखते ही आप भाग उठती हैं, ऐसा क्या कसूर कर दिया है मैंने? वो दोस्ताना लबो लहजे में पूछ रहा था। मैं आपसे नहीं बोलती इमाद भाई। फौरन ही उसकी आंखें भर आईं। कदर तवक्कुफ के बाद उसने कहा तो वो जी भर के हैरान हुआ। मैंने ऐसा क्या किया है? आप? उसके लब लर्जे, स्याह पलकों की झालर पर अटके सितारे टूट कर जर्द रुखसारों पर गिरने लगे। आप अनस को लेकर नहीं आए। आपने प्रॉमिस किया था मुझसे उनका ख्याल रखने का, और आपके सामने ही वो, और आपने कुछ भी नहीं किया। वो शदीद जहनी तकलीफ का शिकार हुआ। एक ही ख्याल तो निश्तर की तरह उसके दिल को कचोका लगाता रहता था कि उसकी आंखों के सामने उसका अजीज जान भाइयों जैसा दोस्त जान से हाथ धो बैठा और वो बुत बना खड़ा देखता ही रह गया। उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो मुझसे ईजदी है बेटा, इमाद का क्या कसूर? जब खुदा कुछ न करे तो बंदा वहां क्या कर सकता है? ताई जान ने सूरत हाल भांपते हुए नरमी से नगीन को समझाया था, जबकि इमाद सर झुकाए दोनों हाथों की उंगलियां बाहम पेवस्त किए जब्त की हद पर था। मगर इन्होंने प्रॉमिस किया था अनस को वापस लाने का और उनका ख्याल रखने का। वो हटीले और नाराज लहजे में कह रही थी। मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उस वक्त ही उनके साथ थे, इतना सा भी ख्याल नहीं रख पाए उनका। बस ये इमाद की जब्त की आखिरी हद थी। वो तेजी से उठा और वहां से निकलता चला गया। ताई जान उसे आवाजें ही देती रह गई। जाने दे अम्मी, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। नगीन ने दुपट्टे से चेहरा खुश्क करते हुए कहा तो वो नम आंखों से उसे देखती हुई बोली, उस बेचारे की क्या गलती होनी है बच्चे? खुदा ने जिसके नसीब में जैसी मौत लिख दी है वैसी ही आनी है। अब अनस ही को देखो, मौत बुलाकर 7 समंदर पार ले गई। कोई क्या कर सकता है भला? रुकने को तो वो भी रुक सकता था, मगर किस्मत। उन्होंने कहते हुए गहरी सांस भरी तो वो एक ट्रांस किसी कैफियत में वहां से उठ गई। लगता है तुम्हें दुख और जुदाई की आंच लगाना ही पड़ेगी। आखिरी बातचीत में वो यही तो कह रहा था, और मैं नादान समझ ही नहीं पाई कि जुदाई तो दबे पांव हमारे बीच कदम रख चुकी है। दुख की आंच धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। वो चलते चलते अपने कमरे में आ गई थी और यहाँ अनस की खुशबू है। उसने एक गहरी सांस अंदर खींची थी। मामूल के मुताबिक आज भी उसने अनस के पसंदीदा परफ्यूम का कमरे में छिड़काव किया था। इस खुशबू को सांसों में उतारूं तो आप इतने करीब लगते हैं अनस, मगर आपको छूना चाहूं तो तड़प कर रह जाती हूं। मर जाने की हद तक बेबसी महसूस करती हूं। क्यों की मुझसे इतनी मोहब्बत अगर छोड़ ही जाना था तो? उसकी आंखों से सेल रवा हो गया था। उसकी वारिफ्तगियां, उसकी बेताबियां, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क की हद तक चाहना। तुम्हें इस जिंदगी में तो मेरी मोहब्बत का यकीन आ ही नहीं सकता, वो चिढ़कर उससे कहा करता था। आप आए अनस और मेरी हालत देखें तो जान लें कि बगैर ख्वाहिश के जीना क्या होता है। मुझे ना भेजे वहां, देख लेना सब पछताएंगे, अनस ने जाने से पहले कहा था। जाने क्या खदशात थे आपको अनस? एक बार, फकत एक बार खुलकर मुझसे कहा होता तो मैं जान देकर भी आपको रोक लेती। और अब मैं क्या करूंगी अनस? मैंने खुद को कभी आपके बगैर तो सोचा ही नहीं।
अभी से मेरी हालत मेले में कोई बच्चे जैसी हो गई है। यूं लगता है जैसे मुझे कदम उठाना भी नहीं आता, और ताउम्र आपके बगैर रहना। मैं मर जाऊंगी अनस, मेरे साथ ऐसे मत करें। आप तो वाकिफ थे मेरे हौसले से, मेरी हिम्मत से। यार कभी तो अपनी मोहब्बत का खुद सख्ता इजहार किया करो, तमाम बोझ मुझ गरीब पर ही डाल रखा है। वो झुंझलाता था। वार्डरोब खोलकर वो अनस के कपड़ों पर हाथ फेरने लगी जिनमें उसके वजूद की खुशबू मुक़य्यद थी। उसके आंसू बहने लगे। अब मैं क्या करूंगी अनस, आपके बगैर जीना तो कयामत है, और ये मुझे पहले कदम पर ही पता चल गया है। वो तड़प रही थी माहिए बे आप की मानिद, मगर उसकी जरा सी तकलीफ पर जान वारने वाला तो बहुत देर हुई जान हार चुका था। सो वो उसकी एक एक चीज से उसकी यादें कशीद करती, खुद को हलकान करती रही। कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। लाइन मिलते ही वो उसे दपटने वाले अंदाज में बोली तो वो कराह कर रह गया। कहाँ ढूंढ रही हो तुम मुझे? शमूएल ने बड़े सब्र का मुजाहिरा किया था। बस सितारों पर कुमंदे डालना बाकी रह गई हैं। तंज करते हुए जाले की उर्दू दानी उरूज पर थी। अच्छा सॉरी, कहो क्या काम था? वो अपनी तबाह से मजबूर था। फौरन मोम हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे शौहरों वाली क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। वो खुश होकर बोली तो शमूएल ने लब भींचे। अभी मैं तुम्हारे ऑफिस से होकर आ रही हूँ, बल्कि ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। तुम्हारे स्टाफ बल्कि पीए तक को मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। उसका अंदाज तफ्तीशी सा। ओए, तुम मेरे ऑफिस क्यों गई? शमूएल को गुस्सा आया तो खिलखिलाकर हंसी। वाह, खान पठान को गुस्सा भी आता है। अभी तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, वो तो मैं औरत होने की वजह से तुम्हारा ख्याल कर जाता हूँ। शमूएल ने उसे जताया तो वो दांत पीस कर बोली, ये औरत किसको कहा तुमने? तुम्हें और किसको कहूंगा? वो हैरान हुआ था। मैं लड़की हूं, ओवर एज नहीं हो गई, फकत 25.5 साल की होने वाली हूं। तो क्या लड़की को औरत नहीं कहते? फीमेल में भी बहुत कैटेगरीज होती हैं शमूएल खाना, मगर तुम मासूम जान कभी किसी को गौर से देखा हो तब ना। वो उसका मजाक उड़ा रही थी। पता है मुझे, माँ बहन बेटी। वो चिढ़कर बोली तो जाले हंसी। नहीं बेवकूफ, लड़की, खातून, औरत वगैरह की कैटेगरीज की बात कर रही हूं मैं। ये अच्छी रही, तुम्हारे हर मामले में अपनी ही मंतक है। वो जैसे हार कर बोला तो जाले खुश हुई। ये हुई ना अच्छी बच्चों वाली बात। अब तुम फौरन आ जाओ इसी रेस्टोरेंट में जहां उस रोज मुझे लेकर गए थे। वहां क्या है? अगर शादी हो गई होती हमारी तो मैं कहती आज हमारा वलीमा है, मगर फकत इतना कहूंगी कि आज मैं लंच तुम्हारे साथ करूंगी। ओफो, मगर मैं फारिग नहीं हूं यारा। शमूएल ने हिचकिचाते हुए इनकार किया था। खबरदार, खबरदार, जो कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। जाले ने उसे मजीद कुछ कहने से पहले उसे धमकाया तो वो गहरी सांस भरते हुए बोला, ओके, मैं 15 मिनट तक पहुंच सकता हूं, मगर फकत 15 मिनट के लिए। तुम आओ तो सही, देख लेंगे तुम्हारे वक्त को भी। उसने मुस्कुरा कर कहते हुए मैं वॉल ऑफ किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मुझे ड्रॉप करके गाड़ी घर छोड़ देना, वापसी पर मैं मैनेज कर लूंगी। पिछली नशिस्त पर बैठते हुए उसने ड्राइवर से कहा, जो यूं तो ऑफिस के कामों के दौरान इस्तेमाल होता था, मगर कभी कभार जाले अपने लिए भी उसे हायर कर लेती थी। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया तो मुस्तादी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो वाकई अगले 15 मिनटों में रेस्टोरेंट पहुंच गया था। जाले ने हाथ हिलाकर उसे मुतवज्जा किया था। मैं बहुत मुश्किल से सिर्फ 15 मिनट निकाल के आया हूँ तुम्हारे लिए। आते ही शमूएल ने कतई अंदाज में कहा तो वो बोली, यानी कि इन 15 मिनटों में सिर्फ बेहद जरूरी काम ही हो सकता है। वो क्या? वो इस्तेजाबिया नजरों से जाले को देखने लगा। तुम आओ तो। जाले सीट छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। लामुहाला शमूएल को भी उसकी तकलीद करना पड़ी। अब कोई और रेस्टोरेंट ढूंढोगी? यूं तो मैं लेट हो जाऊंगा। वो तनकीदी अंदाज में बोला तो जाले ने उसे तंबीही नजरों से घूरा और हाथ थामकर घसीटने के से अंदाज में करीबी मार्केट में ले आई। अब यहाँ क्या है? वो बेबस होने लगा। ये कयामत ऐसी ही कयामत मचाया करती थी। यहाँ से तुम मुझे अंगूठी दिला रहे हो। वो ज्वेलर शॉप की तरफ इशारा करते हुए शोखी से बोली तो वो उसके खिलते चेहरे को ना समझने वाले अंदाज में देखने लगा। मंगनी की, मेरी और तुम्हारी मंगनी की, बाज़ाब्ता घर वालों की मौजूदगी में कर लेंगे। वो बेहद खुश थी, मगर इस खुशी में उसने गंग खड़े शमूएल खान अफरीदी पर एक निगाह भी नहीं डाली और उसका हाथ थामकर खींचती हुई ज्वेलर शॉप में दाखिल हो गई। जिंदगी की बिसात पर मोहरा बना शमूएल खान अफरीदी पहले कौन सी चाल अपनी मर्जी की चल पाया था जो अब एतराज करता।
خدا جانے تقدیر کو کیا منظور ہے۔ وہ انگوٹھی پسند کرتی جالے کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بے بسی سے سوچ رہا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا جالے، وہ بدقت تمام کہہ پایا، جبکہ جالے نے ڈائمنڈ جڑی نازک سی جگمگاتی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر ہاتھ اس کے سامنے لہرایا۔ یہ دیکھو، یہ کیسی لگ رہی ہے؟ یہ کیا مذاق ہے جالے؟ مذاق؟ جالے نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بولی، میں 100% سنجیدہ ہوں خان۔ زندگی کے فیصلے یوں سرے راہ نہیں کیے جاتے ہیں۔ شمیل چکرایا ہوا تھا۔ یہ تو الٹی آنتیں گلے پڑ رہی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ بھی جالے افریدی سے محبت کرتا تھا، مگر پیروں میں بندھی مجبوریوں کی بیڑیاں اسے کچھ بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روکتی تھی۔ تو کیا میرے ساتھ افیئر ہی چلاؤ گے؟ شادی نہیں کرو گے؟ وہ ناراضگی سے بولی تو جیلر کو زیر لب مسکراتے دیکھ کر دانت پیستا وہ بھی بظاہر مسکرایا۔ اوکے، جلدی سے کچھ چوائس کرو، میرے پاس زیادہ کرنے کے لیے مزید وقت نہیں ہے، صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ اچھا، یعنی ضائع کرنے کے والے تمہارے پاس صرف 15 منٹ تھے جو تم نے مجھ پر لگا دیے۔ بہت خوب۔ انگوٹھی رکھ کر اس سے 2 ہاتھ کرنے کو وہ تیار ہو گئی۔ شمیل بوکھلا سا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اب صرف پیمنٹ کر کے شاپ سے نکلنے کا وقت رہ گیا ہے میرے پاس۔ بابا جان شہر آئے ہوئے ہیں۔ ویری گڈ، یعنی ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ کھیل اٹھی تو شمیل تعصب سے سر ہلاتا جیلر سے بل بنانے کا کہنے لگا، یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھو اور جب دل کی مرضی ہو تب میرا ہاتھ تھام کر پہنا دینا۔ وہاں سے نکل کر جالے نے پیکٹ اسے تھمایا اور بہت سنجیدگی سے بولی۔ وہ سوچوں میں گم رہ گیا۔ آ جائیں، کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ صبا نے دروازہ کھول کر بیڈ پر نیم دراز جانے کن سوچوں میں گم نوفل کو پکارا تو وہ چونک کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات میں جانے ایسا کیا تھا کہ صبا بے اختیار اندر چلی آئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس کے نارمل سے انداز پر یقیناً وہ حیرت زدہ ہوا تھا، تبھی ایک بے ساختہ مگر گہری نگاہ صبا پر ڈالی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی بھول ہے نوفل۔ نکاح کے ایک پیپرز پر سائن کیے تھے ہم نے۔ جب خدا نے ہماری باہمی تفریق مٹا دی تو آپ کون ہوتے ہیں تیرا میرا کرنے والے؟ وہ بے حد سکون سے بولی تو لمحہ بھر کو نوفل سے جیسے قوت گویائی چھین لی گئی ہو۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرنے کے اور بھی بہت سے مطالب ہوا کرتے ہیں محترمہ، مگر آپ کو صرف اپنی من مرضی کی شقیں ہی ملی ہوں گی۔ نہیں، ملا تو بہت کچھ ہے، مگر ادراک ابھی ہوا ہے۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ اس کا اطمینان نوفل کو چبھنے لگا۔ اتنا مطمئن اور شانت اس نے صبا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نوفل کے ذہن میں اس رات کی فلم سے چلنے لگی جب وہ اس کی تمام تر توجہ اور بےتابیوں کو ٹھکرا کر اس کی محبت کو حوث کا نام دے گئی تھی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہونے لگا۔ اسے ابھی بھی اپنی بے خودی پر ندامت ہونے لگتی تھی۔ پچھلے کچھ دن تو یوں گزرے کہ خود کو بھی سوچنے کا وقت نہ ملا تھا، مگر اب جب وہ سامنے تھی تو لمحہ احتساب بن کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہر بار دیر اچھی نہیں ہوا کرتی صبا بی بی، اور نہ ہی ہر منطق سب پر اپلائی کی جا سکتی ہے۔ وہ اکھڑے اکھڑے سے انداز میں بولا تو صبا نرمی سے بولی، آپ مجھے تم کہہ کر بلائیں گے تب بھی میں اعتراض نہیں کروں گی، اور آپ کے منہ سے صرف صبا بھی اچھا لگتا ہے۔ نوفل کا دماغ گھوما۔ وہ کیا پھر سے اس کا تمسخر اڑا رہی تھی؟ آپ اپنے حد میں رہیے۔ وہ جیسے بھڑکا۔ صبا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر صاف طلب و لہجے میں کہا، آپ بتا دیجئے مجھے میری حد۔ وہ تو میں اول شب سے آپ کو بتا چکا ہوں، نوفل نے تنفر سے کہا تھا۔ یہ غرور اور تنفر آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ اصل میں آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہے کہ یہ خول کچھ اوپرے سے لگتے ہیں۔ آپ میری ذات میں گھسنے کی کوشش مت کریں۔ وہ چٹک کر رہ گیا۔ لعنت ہے اس بے خودی پر۔ ایسا بھی کیا خمار کہ من و تن کی خبر ہی نہ رہے۔ اپنا تمسخر اڑائے جانا کب منظور تھا بھلا؟ آپ کی اور میری ذات الگ نہیں ہے، وہ یاد دہانے کروانے والے انداز میں بولی تو نوفل نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم دو ہی ہیں، وگرنہ آپ کے لیے قربتوں کے معنی اس قدر گرے ہوئے نہ ہوتے۔ نوفل نے اسے بھی یاد کروایا تھا۔ صبا قدر شرمسار ہوئی اور کچھ توقف کے بعد پوچھا، اور اگر میں اپنے لفظوں پر نادم ہوں تو وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ تو یہ کہ لمحے ہاتھ سے پھسلتی ریت کی مانند ہوتے ہیں، بہت دیر تک ان پر قابو نہیں پا سکتے آپ، پچھتانا ہی مقدر رہ جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں پچھتاؤں؟ وہ آس و نراس میں گھری پوچھ رہی تھی۔ چہرے پر ایسی سادگی اور معصومیت کے نوفل احمد کا پتھر دل بھی ہمکنے لگا۔
वो जमीन का बासी गोया चांद का तमन्नाई बनने लगा था, चांद भी वो जो उसके अपने आंगन का था, मगर किस कदर सदियों के फासले पर। ये तो उसे तब तब मालूम हो रहा था कि जब जब वो उसे छूने को हाथ बढ़ाता था। आप शायद कुछ कहने आई थी, वो यकलख्ती अपने सर्द मोहर खौल में समेटते हुए रूखे लहजे में बोला तो सबा सोचती पड़ गई। कहा तो मैंने बहुत कुछ है, मगर शायद आप सुनकर भी सुनना नहीं चाहते, तभी यूं पहलू तही कर रहे हैं। अगर आप खाने का पूछने आई हैं तो मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। वो गोया अनसुनी करते हुए बोला तो सबा की आंखें भीगने लगी। संग दिल, बेमहर, वो बहुत दुखी दिल के साथ पलटी थी। हेलो। वो रिसीवर उठाते ही यकलख्त बोली। सारा ध्यान चूल्हे पर पड़े बिरयानी मसाले की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम जी, वीरा बात कर रही हूं मैं। मोहित हसन से बात हो सकती है? खनकता वाला वो लहजा जोहा की समातों से टकराया तो वो जाने क्यों तब से उठी। आप उनके मोबाइल पर कॉल करती तो ज्यादा अच्छे से बात हो सकती थी। बज़ाहिर बड़े आराम से कहा तो वो हंसी, फिर बोली, आप शायद वही हैं जो उस वक्त मोहित के साथ थी। जोया? जी नहीं, जोहा। उसने फिलफौर अपना नाम दुरुस्त कराया तो वो फिर से हंसी। जो भी है, ये मोहित कहाँ है? वो बड़े इस्तेहकाक से पूछ रही थी। जोहा को गुस्सा आया, जैसे मैं उसकी सेक्रेटरी लगी हूं। वो शायद घर में नहीं है, रूखे से लहजे में कहा तो हैरान हुई। मगर आज तो छुट्टी है, वो घर पर ही होगा। वो उमूमन छुट्टी वाले रोज भी घर पर नहीं पाए जाते, जोहा ने तंजन कहा था। अच्छा, वो आए तो उसे मेरा पैगाम दे देना प्लीज, आते ही मुझे कॉल बैक करे। मैं कब से उसका मोबाइल ट्राई कर रही हूं मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वीरा ने दोस्ताना लबो लहजे में कहा और फिर अलविदाई कलमात अदा करने लगी तो जोहा शुक्र अदा करते हुए रिसीवर पटकने के से अंदाज में क्रेडिट पर डाला। किस कदर लीचड़ होते हैं बाज लोग, ख्वाम ख्वाह लेस हुए जाते हैं। वो बुड़बुड़ाते हुए पलटी तो अचानक ही जहन में अपनी गुज़िश्ता कारगुजारी का ख्याल आया। बिरयानी। वो सरपट किचन की तरफ भागी जहां मसाला पैंदे में लग चुका था। तुम्हारा तो सतिया ही नाश हो वीरा बेगम। वो रोहांसी होने लगी कि आज रात का खाना चची जान ने उसे बतौर खास बनाने को कहा था। उससे चावल उबलने को रखे और टोटकों वाली किताब उठाकर जले हुए सालन को काबिल गुजारा बनाने की तरकीब ढूंढने लगी। अगर सालन जल जाए तो उसमें आधी प्याल कच्चा दूध डालकर पकाएं, जले हुए की बू नहीं आएगी। उसने पढ़ा और फौरन ही अमल भी कर डाला। चक्कर देखा तो कुछ खास जला हुआ नहीं लगा। वो उसी किताब की मुसन्निफा की शुक्रगुजार हो गई। रायत और सलाद बनाकर फ्रिज में रखा तो लाउंज में मुईद की शक्ल नजर आई। और कोई बात होती तो अब तक जहन से निकल चुकी होती, मगर जाने क्यों ये वेरा बेगम तब से जहन में उधम मचाई हुई थी। फोन था आपका, लठमार अंदाज में कहा तो सोफे पर नीम दराज कैफियत में विराजमान वो मुंदी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। किसका था? आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, इत्मीनान से कहा। कब से दिल से ये सब कहने को बेकरार हो रहा था, अब जैसे सब्र सा आ गया। मुईद की पूरी आंखें खुल गई। यह क्या बदतमीजी है? नागवारी से पूछा तो वो मासूमियत से बोली, अगर दोस्त लड़की हो तो उसे गर्लफ्रेंड ही कहते हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक वेरा का फोन था। वो संजीदगी से पूछ रहा था। देखा, गर्लफ्रेंड कहा तो कितनी आसानी से बूझ लिया आपने। वो इस्तेहजा से बोली थी। कभी सीधी बात का सीधे से जवाब भी दे दिया करो। वो चिढ़कर बोला तो जोहा ने सादगी से कहा, मैंने तो सीधे से ही बताया था कि आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया हुआ था। अब वो वेरा थी या कोई और, ये तो आपको ही इल्म होगा उनके बारे में। वो जबड़े भींच कर उसे घूरने लगा। तब वो मुस्कुराहट दबाती पलट आई थी। मुईद को जिच करने का एक अलग ही मजा था। तभी उसने बड़े अच्छे मूड में खाना लगाया था। सभी ने इतने दिनों के बाद जोहा के हाथ का खाना शौक से खाया था। नगीन को खुद चची जान ने अपनी निगरानी में खाना खिलाया था। आज लगता है खाने को किसी और के हाथ लगे हुए हैं, वजदान ने डकार लेते हुए ऊंची आवाज में कहा तो मुईद इत्मीनान से बोला, आज यकीनन खाना जोहा ने बनाया है। तुम्हें कैसे पता चला? चची जान मुस्कुराई थी। इसके हाथ के जले का जायका ही और होता है। वो जो कुछ अच्छा सा सुनने की मुंतजिर बैठी थी तिलमिला उठी। किसी को कुछ पता चले न चले, ये कानों और नाक का पतला सब कुछ महसूस कर लेता था। हाँ, कुछ खुशबू सी आ रही थी बिरयानी में से। चचा जान को भी जैसे अचानक याद आया था। शायद मसाला ज्यादा ही भुन गया था। ताई जान ने सादगी से कहा तो जोहा को रोना आने लगा। मारे गुस्से के वो टेबल समेटने लगी, वगरना उससे पहले तो अच्छा खाना बनाते ही उसे इनाम बटोरने की जल्दी पड़ जाती थी। बर्तन धो के 3 कप चाय लाउंज में दे जाना, ये हुक्म अचानक ही सादे हुआ था। मैं भी फारिग नहीं हूं,
وہ پلیٹ دھوकर ریک میں رکھتی خشک انداز میں بولی تو وہ گھورنے لگا. میں بھی برتن دھونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. دیکھوں گی. وہ رکھائی سے بولی تو معید کو یاد آیا. ویسے کھانا اچھا بنا ہوا تھا, بس بریانی کا مسالہ جل گیا تھا اور سالن میں نمک تھوڑا سا کم تھا. باقی سب اچھا تھا, رائتا سلاد وغیرہ. شکریہ, نوازش, اس نے گلاس پٹکتے ہوئے کہا تو وہ زیر لب مسکراتا چلا گیا. کلیجہ جلانے کا ماہر. زوہا کو شدید غصہ آیا تھا. کیا تھا ذرا سی تعریف کر دیتا تو. وہ جھنجھلا رہی تھی مگر اچانک ہی ذہن میں لال بتی جل اٹھی. وہ بڑی زور کی جھٹکی تھی. لعنت ہے مجھ پر, میں بھلا دو بول اس کے منہ سے سننے کو کیوں مری جا رہی ہوں. اسے خود پر شدید حیرت ہوئی تھی. لا حول ولا قوت, دماغ خراب ہو رہا ہے شاید میرا. اس نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں سوچا اور بڑبڑاتے ہوئے چائے کے لیے پانی رکھنے لگی. وہ بڑے استحقاق سے شمیل خان کے آفس میں براجمان تھی, جبکہ وہ اپنے مخصوص نرم مزاج سے ہٹ کر خاصے جھنجھلایا ہوا ادھر سے ادھر مارچ پاسٹ کر رہا تھا. بیٹھ جاؤ خان, کیوں ٹانگیں گھسا رہے ہو. جالے کا انداز چھڑنے والا تھا. وہ واقعی میں لا اٹھا کر باہر پھینک دوں گا تمہیں اگر کچھ مزید بولی تو. ارے, پہلے تو وہ اس کے اس غیر متوقع انداز پر حیران ہوئی, پھر کھلکھلا کر ہنس دی. بہت آرزو تھی تمہیں اس دبنگ روپ میں دیکھنے کی. دبنگ ہی کہتے ہیں نا. وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں تھی. وہ ایک جگہ رک کر دونوں ہاتھ جمائے اسے گھورنے لگا. اپنی تمام تر دلکشی اور شادابی سمیت شربتی آنکھوں میں شوخی اور شرارت کے تمام رنگ لیے وہ اسے زچ کرنے پر آمادہ تھی. ایسے نہیں دیکھتے لڑکیوں کو, انہیں شرم آتی ہے. جالے نے اسے ٹوکا تو وہ جل اٹھا. وہ لڑکیوں کو آتی ہوگی, تمہارا اس کیٹیگری سے دور پرے کا واسطہ نہیں ہے. جالے ہنسی. بھائی آخر ایسی کیا حسرت ہے تمہیں مجھے شرماتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو. وہ بتکا. لا حول ولا, مجھے ایسی کوئی فضول حسرت نہیں ہے, مگر یہ جو تم میرے آفس کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا, یہ ترک کر دو. اس کا انداز رکھائی سے بھرپور تھا. میں نے تو صرف مستقبل قریب کی مالکن کی حیثیت سے تمہارے پی اے کے ساتھ آفس ورکر سے بس تعارف ہی لیا ہے. دوسری طرف معصومیت کی انتہا تھی. وہ بے بس ہونے لگا. خدا کے لیے جالے افریدی, اپنے دماغ کو اپنے بزنس میں لگاؤ. اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو پھر محبت کے دکھ کو ترجیح کیوں نہ دیجئے. ادت سے ترنت جواب آیا تھا. شمویل اپنا سر ہاتھوں میں تھامے اپنی نشست پر ڈھہ گیا تھا. پہلے کون سا جالے کے سامنے اس کی چلتی تھی جو وہ اب اس کی بات مان کر سیدھی بات پکڑ لیتی. پریشان ہو, سر دکھ رہا ہے. جالے نے ہمدردی سے پوچھا تو وہ سر اٹھا کر اسے گھورنے لگا. کیا بات ہے خان, آج بات بات پر گھور رہے ہو. بہت اچھی لگ رہی ہوں کیا. وہ آگے کو جھکی تھی. آخر تم سدھر کیوں نہیں جاتی. وہ بے چارگی سے بولا. تب وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی. اتنا تو سنور گئی ہوں تمہاری محبت میں شمیل خان, اب تو اگر مجھے اپنے خاندان کی ٹپکل عورتوں کی طرح پردہ بھی کراؤ گے تو کر لوں گی. وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. کوئی بات تو تھی اس کے لب و لہجے میں, اس کے انداز و اطوار میں, اور اس سے بڑھ کر اس کے تاثرات میں جو دل کو چھو رہی تھی. مجھے اور مت آزماؤ شمیل خان, بہت بھاگی ہوں تمہارے پیچھے. میں جانتی ہوں کہ تمہاری مجھ سے محبت میں وہ شدت نہیں جو میری تم سے محبت میں ہے, مگر میں پھر بھی تمہارے ساتھ راضی ہوں. میں اپنی محبت میں بہت پر یقین ہوں خان. تم دیکھنا, ایک دن تم بھی میری محبت کا دم بھرنے لگو گے. بس خود کو یوں سنبھال کر رکھنا چھوڑ دو. مکمل طور پر میرے حوالے کر دو خود کو. دیکھنا کتنی محبت سے سنوارتی ہوں تمہیں, سر سے پاؤں تک عشق کی تصویر بنا دوں گی. وہ بے حد جذب سے کہہ رہی تھی. اور ادھر تو پہلے ہی اس کی محبت میں گھائل دل تھا. اس کے سامنے کبھی اعتراف نہیں کیا تھا تو کیا ہوا. اتنے عرصے بعد اسے سامنے پا کر وہی جذبے پھر سے نمو پا گئے تھے جنہیں وہ حالات و واقعات کی وجہ سے زبردستی دبائے ہوئے تھا. اس کا دل ہمکنے لگا خود سپردگی کو, چاند کو چھونے کو. وہ شمیل خان آفریدی تھا, آفریدی قبیلے کے سردار کا بیٹا. دل کی بہت کم سنتا تھا, مگر جالے کے مقابلے میں اسے اپنی یہ عادت بہت گھٹیا محسوس ہو رہی تھی. سو اس نے بھی خود کو اس بہرے بے کرا میں بے دست و پا چھوڑ دیا جسے سب محبت کہتے ہیں. وہ اسے دیکھ کر حسب عادت اندر جانا چاہتی تھی, مگر عماد اس کے راستے میں آ گیا. کیا بات ہے, مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہیں آپ. نگین نے پلکیں اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا, پھر اس کی بات کا جواب دیے بغیر ایک طرف ہو کر گزرنا چاہا, مگر عماد پھوڑتی سے دوبارہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا. میرا راستہ چھوڑ دیں پلیز. نگین کے انداز کی ناگواری عماد کو تحیر میں مبتلا کر گئی. آج تک وہ اس سے ایسے لب و لہجے میں کبھی بھی بات نہیں کرتی تھی.
پھر آج ایسا کیا تھا جو اتنی بیزاری پر اتر آئی؟ میں صرف آپ کی ناراضگی اور غصے کا سبب جاننا چاہتا ہوں، پھر آپ کو مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ قطعیت بھرے انداز میں بولی تو وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ سفید لباس پر سیاہ شال اوڑے وہ بالکل سادہ اور ویران سے حلیے میں کہیں سے بھی پہلی والی نگین نہیں لگ رہی تھی، اور اگر انس ہوتا تو ایک شور مچا دیتا۔ بھلے اس سے نگین کی رنگوں کی بے نیازی برداشت ہی کہاں ہوتی تھی۔ عماد کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ عماد خود کو بے بسی کی انتہا پر پا رہا تھا۔ یہ آپ اپنے دل سے پوچھئے۔ وہ تلخی سے بولی تو عماد حیرانگی بھرے دکھ سے پوچھا، پھر بھی کچھ تو کہیں، شاید میں کفارہ ادا کر سکوں۔ تو پھر مجھے انس کو واپس لا کر دیں۔ وہ دفعتاً اس کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ اور ہٹیلے انداز میں بولی تو عماد دکھ اور تحیر کے مارے شاکڈ سا ہو گیا۔ میں نے انہیں آپ کے بھروسے پر بھیجا تھا۔ کہاں ہے انس؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا انہیں ساتھ آنے کا، نبھائے اپنا وعدہ۔ وہ حواس میں نہیں لگ رہی تھی اور بے تکان بولنے والے عماد کی زبان گنگ سی ہو کر تالو سے چمٹ گئی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس سے ہو کر گزرتی تیزی سے اندر چلی گئی، جبکہ عماد ابھی تک دکھ اور بے یقینی کے حصار میں گرا وہیں کھڑا تھا۔ دل تو ہے دل، دل کا اعتبار کیا کیجیے، آ گیا جو کسی پر پیار کیا کیجیے۔ نفاست سے فائل کے ناخنوں کو کیوٹیکس کا دوسرا کوٹ کرتی ادینہ کی گنگناہٹ نے زرینہ بیگم کو بہت مطمئن کر دیا۔ بہت عرصے بعد وہ اسے اپنے ہلکے پھلکے موڈ میں دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں اتنے غور سے؟ وہ انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی تو انہوں نے سادگی سے جواب دیا، میں دیکھ رہی ہوں بڑے عرصے کے بعد انسانوں والی جان میں لوٹی ہو۔ واہ رے اماں جان، وہ ایک بار کھل کے ہنسی تھی۔ کیا اعلیٰ پائی کی تعریفی سند پیش کی ہے آپ نے؟ اور نہیں تو کیا، ورنہ تو ہر وقت تمہارا مزاج سوا نیزے پر پہنچا رہتا تھا۔ ٹائم کی بات ہے، اب ہر وقت انسان ایک ہی موڈ میں تو نہیں رہ سکتا نا۔ وہ بھی ایک پیریڈ تھا غم کا، سو گزر گیا۔ وہ اطمینان سے کہتی پھونکے مار کر کیوٹیکس خوش کرنے لگی۔ چلو شکر ہے۔ انہیں تسلی ہوئی تو ساتھ ہی دبے لفظوں میں کہہ دیا، اب اپنے مستقبل کے متعلق سوچو۔ یہ نوفل کا پیچھا تمہیں کچھ نہیں دینے کا۔ اب اس کا پیچھا کرے کون کمبخت رہا ہے، اب تو اپنی منزل کوئی اور ہی ہے۔ وہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ زرینہ بیگم متفکر ہوئی، پہلے بھی ایک بار ٹھوکر کھا چکی ہو، اب کے ذرا دھیان سے قدم اٹھانا۔ اوفو، اس نے انہیں ناگواری سے گھور کر دیکھا، کبھی تو صحیح بات منہ سے نکال لیا کریں۔ تو کیا نصیحت تم کو صحیح نہیں سمجھتی؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ چڑھنے لگی۔ ہر وقت نصیحتیں بھی اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی ہر راستہ دھیان دے کر چلنے والا ہوتا ہے۔ اب کی بار میں نے بندہ ہی صحیح چنا ہے۔ اچھا؟ وہ مستعجب ہوئی تھی۔ ہاں، آنکھیں بند کر کے چلوں تو بھی منزل تک پہنچ سکتی ہوں۔ وہ بڑے تفاخر سے بولی تو انہوں نے متجسس ہو کر پوچھ ہی لیا، ہے کون؟ اکلوتا بیٹا ہے اپنے والدین کا، زمین جائیداد کا وارث، ویسے بھی لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ایک ہے۔ اس کی آنکھیں خوابناک انداز میں چمک رہی تھیں۔ کون؟ زرینہ بیگم کا تجسس عروج کو پہنچنے لگا۔ عماد، وہ اطمینان سے بولی تو زرینہ بیگم کو بہت خوشی ہوئی۔ شکر ہے، کوئی تو عقل کا کام کیا، خاندان بھی اچھا ہے اور لڑکا بھی۔ آپ تو بس یہی دیکھتی رہنا، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک گئی۔ اپنی سوچ کو مثبت اور لالچ سے پاک رکھو تو خدا تمہارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین کرے گا۔ آج کل لڑکوں کی شکل نہیں بلکہ اس کی جیب اور بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ ادینہ کی بات پر زرینہ بیگم نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ماں تو اسی کی تھی، مگر ادینہ جانے کس پر پڑی تھی۔ ان کی سادہ لوہی سے اس کا دودھ سے بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے خود غرض اور کینہ پرور رہی تھی، آدمی کے بظاہر پر مر مٹنے والی، جو دل چاہے وہ کر دینے والی۔ اس کی عادتوں کو ناپسند کرنے کے باوجود وہ بیٹی کی طبع تیز سے خائف اسے برا بھلا نہیں کہہ پاتی تھی، تو کبھی کبھار نصیحت کی شکل میں سمجھانے کی کمزور سی کوشش کر لیتی۔ یہ الگ بات تھی کہ ادینہ نے ان کی باتوں کو کبھی درخور اتنا نہیں جانا تھا۔ ہمیشہ رہنے والی چیزیں تو اخلاق اور کردار ہی ہیں، جیب اور بینک بیلنس تو کبھی بھی خالی ہو سکتے ہیں۔ خیر، اس کی جائیداد کے کون سے حصے دار بیٹھے ہیں؟ ماں باپ کا اکلوتا وارث ہے اور اتفاق سے اخلاق اور کردار کا اچھا بھی ہے۔ آپ بھی خوش، میں بھی راضی۔
वो अच्छे मूड में थी। जरीना बेगम अंदर ही अंदर कलस कर रह गई। यही फैसला अगर वो महज इमाद के इखलाक और किरदार को देख कर करती तो खुदा भी उससे राजी होता, मगर वो पहले कब उनकी मानती सुनती थी जो अब उनकी बातों पर कान धरती। सो वो दिल में खुदा से उसी के सुधरने की दुआएं करती रहीं, जबकि अदीना की गुनगुनाहटें फिर से जारी हो चुकी थी। एक भयानक ख्वाब से उसकी आंखें खुली तो वो पसीनों में डूबी हुई थी। या अल्लाह, बेतरतीब धड़कनों के साथ उसने बेख्तियार अपने पहलू में हाथ मारा तो करीब लेटा जिंदगी से भरपूर गर्म वजूद उसका दिल ठहरा गया। वो उसके करीब होकर जैसे उसके होने का यकीन चाहने लगी तो उसने नींद ही में उसके गिर्द बाजू का हिसार कर लिया। सो रहे हैं? वो मुंह उठाकर पूछने लगी। दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो अब की बार उसने अनस के सीने पर हाथ रखकर तकरीबन उसे झंझोड़ डाला। क्या है? वो गुनूदगी के आलम में था। उठे ना, मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा है। नगीन अभी तक खौफजदा थी। खुद को अनस के बगैर तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कजा उसकी मौत। उसने एक बार फिर से उसे झंझोड़ा तो अनस ने उसे खुद से मजीद करीब कर लिया। चलो सो जाओ अब, पहले आप जागें और मेरा ख्वाब सुने। मुझे इतना डर लग रहा है, दिल इतनी बेतरतीबी से धड़क रहा है। कहाँ? दिखाओ ना। वो हाथ रख के उसकी धड़कन चेक करने लगा तो नगीन ने उसका हाथ झटक दिया। बहुत गंदे हैं आप, उठेंगे नहीं, बस फजूल हरकतें किए जाएंगे। वो नाराज होने लगी तो अनस ने गहरी सांस भरते हुए खुद को कदरे बेदार कर लिया। मैं कौन सा ख्वाबों की ताबीर बताने का माहिर हूं यार, सुबह सुना लेती, जमाई लेते हुए कहा, मगर वो बहुत मुतफक्किर थे। आप सुबह ही सदका खैरात करना प्लीज, मैंने आपके हवाले से बहुत बुरा ख्वाब देखा है, अल्लाह माफ करे। आमीन, वो फिलफौर बोला था, फिर पूछने लगा, वैसे बाय द वे क्या देखा है ख्वाब में जो किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा? उफ, नगीन ने सोचकर झरझरी ली। मैं दोबारा सोचना भी नहीं चाहती, आपसे जुदाई तो मौत लगती है अनस। उसके सीने में मुंह छुपाते हुए वो रुहासी होने लगी थी। अनस के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। ओए, मैं नहीं जाएगा तुम्हें छोड़कर, तुम में तो मेरी जान बसती है, प्यार से कहा तो नगीन ने चेहरा उठाकर नाइट बल्ब की रोशनी में उसके तासुरात खोजने की कोशिश करते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे अनस। हाँ बिल्कुल, हालांकि जन्नत में मुझे 70 हूरें मिलने वाली हैं। वो शरारत पर आमादा थी। नगीन की जहनी रूह पलटी। सच्ची में? यानी हर मर्द को? और नहीं तो क्या, वहां तो अपनी मौजें होंगी। मैं जेलिस हो रही हूं अनस, आप वहां मेरे सामने दिल लगी किया करेंगे। उसे वाकईतन सोच का गुस्सा आने लगा था। तुम तो उसकी सरदारनी होगी यार। अनस ने उसे चमकारा मगर उसकी तसल्ली नहीं हुई। तब वो उसे मशवरा देने लगा, तुम उन्हें अपनी खिदमत में लगाए रखना, किसी को टांगे दबाने पर और किसी को बाजू। मेरी तरफ तवज्जो देने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और नगीन की किलकिल करती हंसी कमरे में गूंजने लगी। उसने उठकर लाइट ऑन की और पागलों की तरह इधर उधर अपनी चारों जानिब देखने लगी। अनस, उसने पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला था। अनस कहाँ हैं आप? वो उठकर वॉशरूम में झांक रही थी। पास सोई जोहा की नींद यूं तो बहुत गजब की थी, मगर नगीन के पास सोते हुए लाशौरी तौर पर उसकी आंख अमूमन खुल ही जाया करती थी कि उसकी नींद वैसे ही कम हो गई थी। क्या हुआ? उसकी नींद उड़ गई। तेजी से उठकर नगीन की तरफ बढ़ी। अनस कहाँ हैं? वो मतोहश अंदाज में पूछने लगी तो जोहा गड़बड़ा गई। तुम सोई नहीं? बात पलटना चाहिए मगर वो अपने हवास में नहीं थी। मुझे बताओ जोई, अनस कहाँ हैं? अभी तो थे यहाँ मेरे पास। वो चलती हुई अपने बेड के पास आई थी। यहाँ तो मैं सोई थी। जोहा ने उसे बहलाना चाहा। मुझे बताओ जोई, तुम तो इस तरफ थी, ये साइड अनस की है। यहाँ मैं किसी को बैठने नहीं देती। यहाँ अनस लेटे थे, अभी हम बातें कर रहे थे। वो बज़ेद हुई तो जोहा घबराने लगी। नगीन की तबीयत का कुछ पता नहीं चलता था, इसीलिए वो उसके पास सोने से खाइफ थी, मगर ताई जान के इसरार पर वो इनकार नहीं कर पाई थी। बात सुनो नगीन, बहुत रात हो गई है, 3 बज रहे हैं, अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। जोहा ने उसका हाथ थामते हुए प्यार से कहा तो वो उसे देखने लगी। सुबह क्या होगा जोई, वो वापस आ जाएंगे क्या? उसकी आंखों में आंसू भर आए। आवाज में इस कदर बेबसी और बेचारगी भरी थी कि जोहा बेख्तियार रोने लगी। वो अब कभी नहीं आएंगे जोई, हालांकि वो कहते थे कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। बहुत शिकायत है मुझे तुम्हारे भाई से, झूठे वादे लारे लगाकर
खुद कहीं छुप कर मेरी बेताबी को देखकर खुश हो रहे होंगे ना। वो एक बार आए जोई, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उनकी जुदाई के बाद कितनी टूट गई हूँ। भरी दुनिया है मगर उनसे ज्यादा अपना मुझे कोई नहीं लगता। मैं उन्हें वो सब बताऊंगी जो वो सुनना चाहते थे। बस एक बार खुदा उन्हें मुझे वापस लौटा दे, बस एक बार। वो ज़ारो क़ितार रोने लगी थी। जोहा ने खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए उसे गले से लगा लिया और थपकने लगी। सब्र करो नगीन, सब्र। नहीं होता जोई, कसम से नहीं होता। वो मचली थी। जब खुदा ने उन्हें मुझसे छीन ही लेना था तो मुझे इतना मोहब्बत करने वाला शख्स दिया ही क्यों? मेरे दिल में उनकी मोहब्बत बसाई ही क्यों? मेरे खुदा में मर क्यों नहीं जाती? ना करो नगीन, बस चुप हो जाओ। खुदा की मर्जी यही थी। और जोहा ने बेबसी से कहना चाहा तो वो उसे झटक कर पीछे हट गई। ये तिफ्ल तसलियां मत दो मुझे। सबर 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 कहना बहुत आसान होता है जोई, मगर उस पर चलना पुलिस सिरात तय करने के मुतरादिफ है। जरा मेरे दिल से पूछो, मुझे अपने और अनस के बच्चे का ख्याल ना होता तो अब तक मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं किस कदर बेबस हूं अनस, आपको छू नहीं सकती, आपको महसूस नहीं कर सकती। वो रो रही थी। किसी के भी चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती नगीन। एक माँ से बढ़कर कौन अपने बेटे से मोहब्बत करेगा? ताई जान ही को देख लो, क्या उन्होंने सब्र नहीं किया? वो इस पुलिस सिरात पर से नहीं गुजरी। ताया जान ने इस उम्र में जवान जहान बेटा खो दिया तो उन्होंने जीना छोड़ दिया क्या? ये मिश्त इज़्दी है। खुदा के कामों में हमारा क्या दखल? वो जितना बड़ा दुख देता है इसी कदर हौसला भी अता करता है। तुम एक बार सोचो तो सही, उसकी शय थी उसने ले ली, गम कैसा? तुम मुझे क्यों दी अपनी शय उसने? नहीं होता मुझसे सब्र। ये कैसी मशीत है उसकी? नातमा जानों को जीते जी पुलिस सिरात से गुजारना। खुदा इस कदर जालिम तो नहीं, वो तो रहीम करीम है जोई। फिर उसकी आवाज पर नातवानी गालिब आ गई तो जोहा ने उसे थाम कर बिस्तर पर बिठाया और कंबल उड़ा दिया। सब ठीक हो जाएगा नगीन, सब ठीक हो जाएगा। जोहा ने आंसू पीते हुए उसे तसल्ली दी। खुद उसका दिल पानी पानी हुआ जा रहा था। मोहब्बत से बिछड़ना किस कदर जानलेवा होता है उसका एहसास उसे था। दायमी जुदाई एक तवील सहरा जिसमें भटकना और भटकते रहना ही मुकद्दर होता है। नगीन ने थक कर आंखें मूंद ली तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसे थपकने लगी। उसे खुद भी अनस बहुत शिद्दत से याद आ रहा था। उसे सब्र की तलकीन करते रहने के बाद अब खुद जोहा की आंखें भीगती जा रही थी। ये बहुत कम इत्तेफाक होता था कि गुलरेज खान आफंदी उसके ऑफिस में आए हों। अभी भी उन्हें दरवाजे से अंदर दाखिल होता देखकर वो फोन मुख्तसिर करता रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उनकी आवाज़ में रोब और दबदबे की झलक थी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान आप यहाँ कैसे? वो हैरान से उन्हें सिटिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा तो वो कमर पर हाथ बांधे मुस्कुरा दिए। क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब था कि अगर कोई काम था तो मुझे कोठी बुला लिया होता। उनके बैठने के बाद शमीउल खान ने उनके बिलमुकाबिल सोफे पर नशिस्त संभालते हुए अदब से कहा, बेटों से मिलने के लिए कामों के बहाने नहीं तलाशे जाते शमीउल खाना। वो संजीदगी से बोले थे। जी। फिर तकल्लुफ निभाते हुए पूछने लगा, चाय मंगवाऊं आपके लिए या कहवा? कुछ नहीं, हम बस थोड़ी देर के लिए आए हैं, तुमसे एक ज़रूरी बात भी करना थी। उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। गुलरेज खान तो एक फ़ोन कॉल पर बंदे को लाइन हाजिर करने वालों में से थे। फिर कोई बेहद ज़रूरी बात ही हो सकती थी जो उन्हें इसके ऑफिस तक ले आई, या शायद उसमें कुछ छोटे होने के बाइस शमीउल खान की ज़िद्दी और अड़ियल तबीयत का भी दखल रहा हो। बड़े दोनों बेटों की बनिस्बत शमीउल खान से उनका बर्ताव और ही किस्म का होता था। जी कहिए। वो हमें तनगोश था। वो खंखारे, फिर लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद बोले, देखो शमीउल खाना, तुम हमारे बहुत लाडले बेटे रहे हो। प्यार तो तुम्हारी बीबी जान और हम दूसरे दोनों से भी बहुत करते थे, मगर तुम्हारी बात उनसे अलग है और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। उन्होंने तमहीदी अंदाज अपनाए तो शमीउल के आसाब अलर्ट होने लगे। वो सीधे स्वभाव अपना इरादा बताने वालों में से थे, मगर जब कभी उन्हें शमीउल से कुछ मनवाना होता तब वो यही अंदाज अपनाते थे। आप खुल के बात करें बाबा जान। वो अपनी उलझन दबाते हुए बज़ाहिर इत्मीनान से बोला तो उन्होंने हंकारा भरा, फिर गोया हुए। पलवशें हमें बहुत अजीज है शमीउल खाना। मैं जानता हूँ बाबा जान।
उनके रुकने पर शमीउल खान को मजबूरन कहना पड़ा, वगरना इस मौजू ने हमेशा उसे निराश ही किया था। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि उसकी छोटी सी तकलीफ भी हमें बहुत तकलीफ देती है। उन्होंने कहा तो वो अंदर ही कुड़ने लगा। ये तो सरासर गलत बयानी ही थी। जहां बाबा जान को अपनी पगड़ी नीचे होने का खदशा होता, वहीं वो बात जज्बात पर ले जाते थे। मगर अब की बार वो खामोश ही रहा था। परसों मार्केट में तुम्हारे साथ लड़की कौन थी? उनका सवाल इस कदर गैर मुतवक्के और अचानक था कि वो गड़बड़ा कर पहले तो फकत उनका मुंह देखे गया, तो उन्होंने दोबारा कहा, परसों हमने किसी लड़की को तुम्हारे साथ देखा है शमीउल खाना। उनका अंदाज बारूब और बेलचक था, जैसे वो अपना मुख्तसर से सवाल के जवाब में मुकम्मल कहानी सुनने का इरादा किए हुए हों। क्या मैं ये समझूं कि मेरी सीआईडी की जा रही है? शमीउल का दिमाग तपा। वो भी तो उन्हीं का खून था। ठंडा रहता तो ठीक, वगरना शदीद उबाल आता था। यही समझ लो, मगर उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो लड़की कौन है? वो मुतमईन थे। हनूज उसी लबो लहजे में बोले तो वो उठ खड़ा हुआ। क्या मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो फिलफौर बोले, फिर तेवड़ी चढ़ाते हुए जैसे उसे वार्न किया, मगर पलवेशे की जो तुम्हारी जिंदगी में जगह है वो अपने जहन में रखना। बाबा जान, जो मेरे साथ हो गया वही मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। अब कम से कम मेरी बाकी जिंदगी तो आसान रहने दे। वो तल्ख होने लगा तो उन्होंने बेनियाजी का मुजाहरा किया। तो हम कब मना कर रहे हैं तुम्हें? मुकम्मल आज़ादी है तुम्हारे पास। खाओ खेलो, मगर अपनी हुदूद और अपनी जिम्मेदारी याद रखो। मुकम्मल आज़ादी और हद। वो इस्तेहजा से हंसा। बहुत खूबसूरती से अपने दो मुतजाद को कंबाइन किया है। तुम जो भी कहो शमीउल खाना, मगर हम बात करते हैं सीधी और खरी। वो लड़की जो भी लगती हो तुम्हारी, मगर वो पलवशी की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने अटल अंदाज में कहा। वो बहुत मुतमईन अंदाज में सोफे पर टेक लगाए गोया एक लंबी नशिस्त के लिए बैठे थे। ये शमीउल के आसाब पर एक और बड़ा हमला था। वो यकीनन उसके हमरा जाले आफरीदी को घूमते देख चुके थे। आपने जो करना था कर लिया बाबा जान, और आपको याद होगा कि आपने मुझे बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की आज़ादी दी थी। वो बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था, मगर अंदर दहकती आग भड़कने को बेताब हो रही थी। तो हम कब मुकरे हैं अपनी बात से? अपने कहे से हटना कबीले के सरदारों की रिवायत नहीं है शमीउल खाना। तुम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी और अपने तौर तरीकों से गुजारो। तुम्हें मुकम्मल आज़ादी है। वो जाने क्या तय किए हुए थे, उसने बमुश्किल अपना तैश जब्त किया। तो फिर मैं जाले आफरीदी से शादी करना चाहता हूँ। उसने बिला सोचे समझे उन्हें हराने की चाल चली थी। वो उनके मोहरे को पीटना चाह रहा था, उनके चराग पा होने का इंतजार कर रहा था, मगर वो उठकर उसके मुकाबिल आए तो खिलाफ तवक्को हल्की सी मुस्कुराहट उनके लबों पर जगमगा रही थी। तो करो, कौन रोकता है तुम्हें? शादी करो, उसे शहर की कोठी में रखो, ऐश करवाओ। उन्होंने दोस्ताना अंदाज में कहा। तो वो सकते के आलम में उन्हें देखने लगा। कदरे तवक्कुफ के बाद वो उसके दोनों शानों पर हाथ रखते हुए नरमी से बोले, बदले में मैं तुमसे फकत पलवशे के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात चाहता हूं और बस। वो गैंग खड़ा रहा। कब कर रहे हो शादी? उन्होंने उसी नर्म अंदाज में पूछा तो वो गायब दिमागी की कैफियत में बोला, जल्द ही। बहुत अच्छे। वो खफीफ सा मुस्कुराए। शमीउल खान के लिए उन्हें इस मूड और मिजाज में देखना एक निहायत हैरान कुन तजुर्बा था, इसलिए वो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। गुलरेज खान ने उसका शाना थपका, बेस्ट ऑफ लक। फिर उसे बगौर देखते हुए बोले, मगर शादी से पहले एक बार मुझसे जरूर मिलना। वो सर हिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। शिकारी खुद अपने जाल में आ फंसे तो उसका क्या तदारुक। सूटकेस? सबा नासमझी वाले अंदाज में उसे देखने लगी। वो कोट उतार कर बिस्तर पर डालता ठिठक गया। क्या बात है, कभी सूटकेस का नाम नहीं सुना? संजीदगी से पूछा तो वो खफीफ से बोली, दूसरे शहर जाने के लिए सूटकेस तैयार कराने की क्या जरूरत? कभी इतने दिनों के लिए तो गए नहीं, मगर दूसरे मुल्क जाने के लिए तो जरूरत पड़ सकती है ना? वो तंजिया पूछने लगा। सबा ने बेयकीनी से उसे देखा। अब बैरून मुल्क जा रहे हैं? नौफिल ने गहरी सांस खींची और बिस्तर के किनारे टिक कर झुकते हुए शूज उतारने लगा। फिर फारिग होने के बाद सीधा होते हुए आम से अंदाज में बोला, आप ऐसा करें, सुबह रानो से कहकर मेरा सूटकेस तैयार करवा दें। इस हफ्ते में कभी भी सीट मिल सकती है। कहाँ जा रहे हैं आप? वो मतोहर से उसके सामने आन खड़ी हुई। नौफिल ने एक निगाह गलत अंदाज उस पर डाली
और इत्मीनान से बोला, सिंगापुर, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। वो दफतन तेजी से बोली तो नौफिल की आंखों में पहले हैरत चमकी, फिर उस पर इस्तेहज़ा गालिब आने लगा। बहुत अच्छे, यानी अब मैं आपके मशवरों पर चला करूंगा। आप इसे कुछ भी समझें, लेकिन मैं आपको कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वो हैरान खड़ा हुआ। एक्सक्यूज मी मोहतरमा, आप मुसलसल ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मैंने ऐसे कोई हुकूक आपको नहीं दिए जिनकी बिना पर आप मुझ पर ऐसी पाबंदियां लगा सके। उसके लबो लहजे में तलखी की आमेजिश थी, मगर वो उसके यूं मुद्दे मुकाबिल आ जाने पर भी नहीं घबराई थी, बल्कि कुछ अजीब ही हुआ था। यह शायद बहुत हैरान कुन। बेख्तियार आगे बढ़ के उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचती वो उसके साथ लग गई। इतनी दूर मत जाए नौफिल, प्लीज। उसकी ये बेख्तियारी इस कदर गैर मुतवक्के थी कि वो जहां का तहां खड़ा रह गया। आप शहर से बाहर हो तो और बात है, मगर मुल्क से बाहर मत जाएं। वो शायद अपने हवास में नहीं थी। नौफिल ने अपना सीना भीगता महसूस किया। शायद वो रो रही थी। किसी अनजाने एहसास से नौफिल का दिल पिघलने लगा। सबा का ये इल्तिफात उसके लिए नया ही नहीं, बहुत हैरान कुन भी था। अनस भाई भी तो बाहर गए थे, फिर क्या हुआ? वो कभी भी वापस नहीं आए, वैसे हंसते मुस्कुराते। प्लीज नौफिल। उसने बेख्तियार गहरी सांस ली। तो ये तोहमात उसे घेरे हुए थे। आहिस्ता से उसे अलग किया, उसकी मुट्ठियों से अपनी शर्ट छुड़ाई तो वो भीगती आंखों से उसे देखने लगी। अभी ऐसा मत सोचे नौफिल, जुदाई हमें रास नहीं आती। उसके लबो लहजे में अजीब सी तड़प और दुख था। मेरी जुदाई शायद आपको रास आ जाए। वो कठोर तो नहीं था, मगर उसके मामले में जाने पल भर में ही उसके दिल में इतनी सख्ती कैसे भर जाती थी। उसकी आंखों में वहशत सी उभरने लगी। ऐसा मत कहे नौफिल, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं साफ दिल से आपके साथ चल रही हूँ। ये आप ही हैं जो कॉम्प्रोमाइज तक की राह नहीं अपना रहे। मैं तो अपना सारा मान, सारा गुरूर त्याग कर आपकी हमराही में सफर कर रही हूँ। कभी नहीं सोचा तो अब ही सोच लें कि क्यों। अब तो कोई मजबूरी नहीं रही। बाकी बकौल आपके, मुझे अपने भाई के घर उजड़ने का भी गम नहीं रहा, तो फिर कौन सी मजबूरी मुझे आपसे बांधे हुए है? कभी सोचा आपने? आंसू उसका चेहरा भिगोने लगे थे, और शायद नौफिल का दिल भी। उसका दिल चाहा वो जाने कौन सी मजबूरी, मगर हाय ये अनापनस दिमाग। उसे नरमी से पीछे हटाता वो तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, तो वो उसकी पुश्त देखती रह गई। वो आए मेरे पास ठीक करते टाई की नोट। वो आए मेरे पास ठीक करते टाई की नोट। मैंने पूछा घूर के, मिस्टर योर प्रॉब्लम इज वॉट? वाह वाह। वजदान ने ऊंची आवाज में शेर पढ़ने के बाद खुद पर सर धोना तो हमरा का दिमाग घूमने लगा। एक तो इस शैतान से कोई चीज छुपी नहीं रह सकती थी, जबकि वो मुस्तकिलन सामने सोफे पर विराजमान उस शाहकार से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने कहा, देखी नहीं कहीं मैंने ऐसी ब्यूटी, इसीलिए तो छोड़ पीछे आया हूं अपनी ड्यूटी। ये यकीनन कोई सरकारी ऑफिसर होगा, वो ऐसी ही ड्यूटीज अदा करते हैं। वो साथ साथ तज्जिया निगारी के फराइज भी सरअंजाम दे रहा था। वजी, शराफत के साथ मेरे हवाले करो ये पेपर। वो गुर्राई। ये पेपर तुम्हारा है? पेपर नहीं, मगर जो कुछ लिखा है वो मैंने लिखा है। उसने दांत पीसे। इतने दिनों बाद वो फिर से उसकी जान जलाने वाली हरकतें करने लगा था। ये राइटिंग तुम्हारी है क्या? वजदान ने उसकी आंखों के सामने कागज लहराया, फिर खुद ही मजाक उड़ाते हुए बोला, कहाँ मेरी मोतियों जुड़ी लिखाई और कहाँ तुम्हारे कागजों पर चलते कीड़े मकोड़े। यूं लगता है पहले लाल बेग इंक में गिरा हो, उसके बाद पेपर पर से गुजर गया हो। तुम बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अब ये अगला शेर सुनो। उसकी धमकी सुने बगैर वो मुतशक्किर हुआ था। अच्छा जी, ये शायर बहुत दिनों के बाद जागा है। जोहा को भी इतने अरसे बाद उन दोनों को पुराने रूप में देखकर अच्छा लगा था, वगरना मीर हाउस की वीरानी तो अब एक आसिफ की तरह लगने लगी थी, जो किसी तौर पर पीछा छोड़ने पर आमाद आना थी। अरे आपी, सुनो तो मेरा शाहकार। वो शरारत पर आमादा था। हमरा ठंडी पड़ गई, क्योंकि जोहा खिलाफ तवक्को वहीं बैठ गई थी। वजदान ने दोबारा से शेर सुनाकर दाद चाही थी। वाह वाह, क्या बात है। मैंने गुस्से से कहा, देखा है कभी अपना फेस? वो बाछे फैला के मुझसे बोले, जानम यस। वो लहक कर बोला तो जोहा को हंसी आने लगी। बहुत खूब, घटिया। हमरा ने उठते हुए तिल मिलाकर कहा था। शेर ना? नहीं, शायर। हमरा ने दांत पीसे तो वो बेसाख्ता कहकर लगा बैठा। किचन में चाय का मग यूं ही छोड़कर नगीन
बहुत बेताबी से उनकी तरफ आई थी। क्या हुआ, अनस आ गए हैं क्या? उसने बेचैनी से पूछा तो लाउंज में मौजूद तीनों नफूस जैसे साकित रह गए थे। बताओ नवजी, अनस आ गए हैं क्या? वो कहीं से भी मकबूतुल हवास नहीं लग रही थी। नहीं भाभी, वो फंसी फंसी आवाज में बेचारगी से बोला तो वो जवाबन नगीन ने नागवारी से कहा, तो फिर तुम हंसे क्यों? वो ना समझी किसी कैफियत में नगीन को देखने लगा। तुम चाय बना रही थी नगी, उसका क्या हुआ? जोहा ने माहौल पर छाई कशीदगी दूर करनी चाहिए, मगर उसकी जहनी रूह एक ही सिमत चल पड़ी थी। इससे पूछो जोई, ये क्यों हंस रहा था? अनस तो नहीं आए लौटकर, ये फिर भी खुश है, हंस रहा है। मैं तो नहीं हंसती, कोई भी नहीं हंसता, फिर इसे क्यों हंसी आ रही है? ये उनके न आने पर भी खुश है। वो नाराजगी से पूछ रही थी। जवानी की सरहद को छूता वजदान उसकी जहनी और जज्बाती कैफियत देखकर बमुश्किल अपने आंसू कंट्रोल कर पाया था। कागज हमरा की तरफ फेंकता वो तेजी से बाहर निकल गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? वो जोहा की तरफ पलटी। जब तक अनस नहीं आ जाते कोई भी नहीं हंसेगा, कोई भी खुश नहीं होगा, वो इत्मीनान से कह रही थी। जोहा ने बेबसी से अंदर आते इमाद को देखा, जो गंग खड़ा उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। बज़ाहिर देखने पर वो बिल्कुल हवास में दिखाई देती थी, मगर उसकी बातें अक्ल और शऊर से परे थी। मुझे देखो, मैं आखिरी बार पता है कब खुश हुई थी? वो याद करते हुए जोहा को बताने लगे। 2.5 माह हो गए हैं, जब अनस जा रहे थे तब। हाँ, शायद तभी हमने बहुत सी बातें की, बहुत सा हंसे। लेकिन अब देखो, अनस नहीं लौटे तो क्या मैं हंसती हूँ? नहीं ना, तो फिर ये लोग क्यों खुश होते हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इमाद ने खुद को कंपोज करते हुए अंदर आकर अपनी राय दी तो वो चौंक गई, तो फिर नागवारी से बोली, इसमें ऐसी बुरी बात कौन सी है? तो हंसना या खुश होना छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है? इमाद ने जवाबन कहा तो वो चबा कर बोली, मोहब्बत की निशानी तो है ना, मगर मोहब्बत तो हंसना और खुश रहना सिखाती है। वो दर पर्दा उसे समझाने और बहलाने की कोशिश में था। यही तो मैं कह रही हूँ। नगीन का तनफ्फुस तेज हुआ था और लबो लहजा तुंद। इंसान को तभी हंसना चाहिए जब उसकी मोहब्बत उसके पास हो। जब मोहब्बत ही नहीं हो तो उसके खुश रहने का कोई जवाज नहीं। फिर ये लोग क्यों खुश होते हैं? बहुत अफसोस की बात है, मगर किसी को भी ख्याल नहीं। मुझे तो सभी खुश दिखाई देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा ने जिंदगी दी है तो उसे हंसी खुशी ही गुजारना चाहिए। इमाद ने इत्मीनान से कहा तो वह यकलक थी उस पर उलट पड़ी। खुशी दी नहीं, खुशी छीनी है मुझसे। इतने अनजान मत बने जैसे कुछ जानते ही नहीं। नगीन, जोहा अंगश्ते बदनदां थी। अभी तक इमाद से उसका रवैया घर वालों की निगाह में नहीं आया था, मगर आज वो भरम भी गया। इमाद खफीफ सा होकर जोहा को देखने लगा। तुम्हें नहीं पता जोहा, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? वो दफतन रोहासी होकर जोहा से मुखातिब हुई तो वो हवन नक्सी उसे देखने लगी। इन्होंने अनस को साथ लाने का, उनका ख्याल रखने का वादा किया था, और देखो खुद तो सही सलामत मौजूद है, मगर अनस को वहीं छोड़े। ये सब इनका कसूर है। साम पिटारी से बाहर निकल आया था। जोहा उसकी जहनी कैफियत पर हैरान और परेशान रह गई। आई एम सॉरी। वो नगीन के सामने आ खड़ा हुआ। ये खुदा की करनी है, उसकी मर्जी, उसकी मशीयत से सब कुछ हुआ है, मगर मैं फिर भी अपने उस दावे के लिए आपसे मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। इमाद के लिए ये बहुत कड़ा लम्हा था। खुद उसके लिए अनस जो अहमियत रखता था ये वही जानता था। उस पल भी टुकड़े टुकड़े दिल को संभाले वो बहुत ज़ब्त और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा था। नहीं, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो कतई अंदाज में बोली, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, जिंदगी भर नहीं। वो पलटी और तेज कदमों से चली गई। इमाद भाई। जोहा का भी सकता टूटा था। आंखों में नमी लिए वो बेबसी से उसे देख रही थी। ये क्या हो गया है नगीन को? वो बेहद परेशान थी। उसकी जहनी कैफियत नॉर्मल नहीं है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। उसे नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। इमाद ने उसे तसल्ली दी, जबकि खुद अपने दिलो जहन की बेवजन कैफियत वही समझ पा रहा था। मैं जाकर वजी को देखूं, वो परेशान हो रहा होगा। जोहा ने गहरी सांस भरते हुए कहा तो इमाद ने उसे रोक दिया। वो कहाँ होगा, मैं उसे समझाता हूँ। अपने कमरे की तरफ गया है, जोहा ने बताया तो वो लंबे लंबे डग भरता उधर को निकल गया। तब जोहा घुटनों में मुंह छुपाए बैठी सिसकियां भरती हमरा की तरफ मुतवज्जे हुई और उसे प्यार करते हुए तसल्लियां देने लगी।
दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा शमील खान। नौफिल जितना हैरान हो सकता था उतना हैरान हुआ। इसमें दिमाग की खराबी की कौन सी बात है? उसने जवाब में बड़े सुकून से सवाल किया तो नौफिल ने मोबाइल दूसरे कान से लगाते हुए सुलग कर कहा, सही दिमागी वाली भी कोई बात नहीं है इसमें। ओ यारा, क्या हो गया है? दुनिया में और शादियां नहीं होती? तुमने भी तो की है ना? मगर सिर्फ एक। नौफिल ने तंज किया तो वो हंसा। ये तो अपनी अपनी किस्मत है यारा, किसी की एक तो किसी की पांचों घी में। और बेटा जी, सर ऐसा कड़ाही में जाएगा कि टांगे ऊपर होंगी और सांस लेने को नहीं होगा, नौफिल चढ़कर बोला था, जबकि दूसरी जानिब शमील उसकी हालत एंजॉय करते हंस रहा था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो खान, शायद तुम अपने बाबा की बंदूक भूल गई है या फिर उनकी भतीजी। नौफिल के कहने पर वो हल्के से कह के इसके साथ बोला, जेलस हो रहे हो? अभी तो ये सिर्फ दूसरी है, बाकी दो की वैकेंसी खाली है। क्या बात है खान, बड़े मूड में हो। नौफिल ने उसके अंदाज में नुमाया तब्दीली महसूस की थी, बल्कि बहुत अरसे के बाद उसे इस कदर खुशगवार मूड में सुना था। और जाले से शादी? नो, वो यकीन करने को तैयार नहीं था। बाबा जान ने मुझे खुद इजाजत दी है जाले से शादी करने की। वो राज खुल रहा था। नौफिल दुम साधे सुने गया। जब बाबा को इस फैसले से फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्या के चक्रों में क्यों पढ़ूं? वो खुश था, बेहद खुश। नौफिल को उस पर बेसाख्ता रश्क आया। तो आखिर ये राज भी खुल ही गया खबीस आदमी कि तू जाले से मोहब्बत करता था, वगरना यूं कहके ना लगा रहा होता। शमील ने एक और कहका लगाया था। अपने ईमान से बता यारा, जाले जैसी लड़की हाथों में दिल लिए राह में खड़ी हो, पीछे तो कौन काफिर कब तक दान बचाएगा? उफ, डफर, घुन्ने। नौफिल को हंसी आई। और जाले तुझे कहती है मेमना और समझती है मासूम सा खरगोश। नौफिल ने बेसाख्ता कहा तो वो भी हंस दिया। अब इस जाहिरी पर्दादारी की जरूरत नहीं रही तो मैं अपने जज्बात क्यों छुपाऊं? हाँ, मैंने मोहब्बत की थी जाले से, अब से नहीं, न्यूयॉर्क में रिहाइश के दिनों से। और तुम लोग बिल्कुल सही समझे थे। वापस न लौटता तो शायद फुरकान लाला की तरह वहीं जाले से शादी कर लेता। हालांकि तब इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ पे। वो इतराफ पर इतराफ किए जा रहा था। एक नया शिमोल खान अफरीदी मोहब्बत को पाने के ख्याल से ही जो बेहद पुर एतमाद लगने लगा था। और अपनी शादी से मुतालिक जाले से क्लियर किया तूने? नौफिल को ध्यान आया। वो जानती तो है यारा, कदर तवक्कुफ के बाद शिमोल ने कहा, मगर मानती तो नहीं ना? नौफिल बर्जस्ता बोला। उसने कहा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शायद खुद को मुतमईन कर रहा था। मगर ऐसी बातों से जिंदगी को बहुत फर्क पड़ता है। क्या तुम दोनों को साथ रखोगे? नौफिल ने कदरे झिझक कर पलवशा के बाबत पूछा तो वो इत्मीनान से बोला, मैं सिर्फ जाले को अपने साथ रखूंगा। बाबा की भतीजी तो हवेली में रहती है, वही उसकी जिंदगी है। ये कैसी आधी अधूरी कुर्बानी है शिमोल खान? नौफिल को अच्छा नहीं लगा तो कह दिया, अब सारी जिंदगी तो कुर्बान करने से रहा यारा। किसी की इज्जत बचानी थी, बचा ली। अब उससे ज्यादा क्या करूं? अपने दिल को ना देखूं? वो सादा सा खान जज्बाती होने लगा। नौफिल ने गहरी सांस खींची। बहरहाल जाले से सही तरह बात कर लेना, वरना वो सारी जिंदगी ना चैन से रहेगी और ना चैन से रहने देगी। अरे मोहब्बत करने वालों की हर अदा सर आंखों पर। वो खुशदिली से हंसा तो नौफिल को बहुत अच्छा लगा, वरना इतने अरसे से तो वो उसे टेंशन में ही देखता चला आ रहा था। काश अब ये बात जाले भी समझ ले। बज़ाहिर ठंडी आस भर के नौफिल ने कहा तो वो बर्जस्ता बोला, उसी से तो मैंने सीखा है ये गुर। वो अदाएं सिखाने वालों में से है, फकत दिखाने वालों में से नहीं। बेस्ट ऑफ लक शमील खान, खुशकिस्मत हो जो मोहब्बत को इतनी आसानी से पा रहे हो। नौफिल ने उसे विश किया तो वो संजीदा हो गया। ये तो तुम्हें लगता है नौफिल, मुझसे पूछो पिछले साल मैंने किस अजियत में गुजारे हैं। मोहब्बत से जुदाई और अनचाही जिंदगी गुजारने का तस्वुर जिंदगी में कोई रंगीनी बाकी नहीं रहने देता। बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद मोहब्बत को पाने की मंजिल तक पहुंचा हूं मैं। इसीलिए तो कह रहा हूं लकी हो, वगरना बाज तो मोहब्बत पा कर भी बेनेलो मुरामम रहते हैं, खाली दिल और खाली हाथ। नौफिल ने रस्मी कलमात के बाद मोबाइल ऑफ करके टेबल पर डाल दिया और कुर्सी की पुष्ट से सर टिका लिया। मोहब्बत, मुराद पाकर भी नामुराद रहना, खाली दिल और खाली हाथ। नौफिल ने अपना दिल टटोला तो दुख की एक अजीब सी कैफियत पूरे वजूद में सिरायत करने लगी।
खाली दिल, मेरी तरह। नगीन की शदीद जहनी टेंशन रंग लाई। नतीजा नर्वस ब्रेकडाउन की सूरत में निकला तो एक बार फिर से सभी बौखला गए। अनस की निशानी कोख में लिए वो उन सब की उम्मीदों का मरकज थी, और अब उसी कईयों हाथों से रेत की मानिंद फिसल जाना सभी को हिरासा कर रहा था। अस्पताल से सबा और चची जान के हमरा मुईद और इमाद थे। कुदरत को जाने क्या मंजूर था, अस्पताल से आने वाला एक फोन सबका कलेजा चीर गया। नगीन का हमल जाया हो गया था। अनस की आखिरी निशानी इस दुनिया में आने से पहले ही उनसे रूठ गई थी। एक बार फिर से मीर हाउस में सफे मातम बिछ गए। शमीउल खान ने बात की थी या जिंदगी का एक और दरवाजा खोल दिया था। जाले चंद सानियों तक तो बस गंग सी बेयकीन निगाहों से उसे देखती रह गई। वो बात अधूरी छोड़ गया, फिर कदर तवक्कुफ के बाद पूछने लगा, क्या बात है? तुम भी तो यही चाहती थी। क्या मैं बाबा जान से कहूं कि वो तुम्हारे डैडी से बात करें? शमीउल खान, जाले की आंखें आंसुओं से लबालब भर गई। तुम सच कह रहे हो। उसकी जज्बातियत ने शमीउल खान को बहुत मुतासर किया था, और दिल तो बहुत पहले ही उसकी चाहत बल्कि जुनून खेज मोहब्बत का मुतरिफ हो चुका था। अब ये तो तुम्हें निकाहनामा पर साइन करने के बाद ही पता चलेगा कि मैं वाकईतन सच कह रहा हूं। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया तो जाले बेख्तियार अपनी जगह से उठकर उसके पास आई। ओह खान, वो शिद्दत जज्बात से उसका बाजू दबोच कर बेहद जज्बाती अंदाज में बोली, आई लव यू रियली। अब बुखलाने की बारी शमीउल खान की थी। वो चाहे खुद को कितना भी बोल्ड साबित कर लेता, अंदर से था तो वही रिवायती पठान। अब भी वो जाले की बेतकल्लुफी पर कदरे बुखला सा गया। ओके ओके, उसने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते हुए जिस तेजी से कहा, उस पर जाले को बेख्तियार हंसी आने लगी। वो खुश थी, बेहद खुश। उसे लग रहा था जैसे कायनात की सारी नेमतें बिना मांगे उसकी झोली में आ गिरी हों। बाबा जान कब आ रहे हैं? जाले ने जगमगाती आंखों से उसे देखते हुए पूछा तो वो तमानियत से मुस्कुरा कर बोला, जब तुम कहो। तो फिर आज ही शमील, अभी इसी वक्त। वो फिर से जज्बाती होने लगी तो शमील को हंसी आ गई। बस कल का दिन सब्र कर लो, परसों तक इंशाअल्लाह सब सेट हो जाएगा। मुकर न जाना शमील खान। वो कदरे मशकूक हुई तो शमील ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा, अब तो जान फंसा दी शिकंजे के अंदर, अब मुकर के कहाँ जाऊंगा? बहुत प्यार करूंगी शमील खान, कभी चाह कर भी इस शिकंजे से निकलने की नहीं करोगे? वो इस कदर मोहब्बत से बोली कि शमील खान बस उसे देख कर रह गया। वो बिल्कुल साकित थी, जैसे कोई जज्बात और एहसासात से आरी वजूद। मगर जब नौफिल उसे और सबा को अस्पताल से लेकर सीधा मीर हाउस जाने के बजाय अपने घर आया तो उसके मुंजमिद एहसासात पे घलने लगे। आप गाड़ी यहाँ क्यों लाए हैं? उसकी आंखों में वहशत सी उतरने लगी। मामा से नहीं मिलोगी, इतने दिनों से तुम्हें याद कर रही हैं। नौफिल ने मसरूफ अंदाज में इंजन ऑफ करते हुए कहा तो वह बेबसी से सबा को देखने लगी। ये भी तो तुम्हारा ही घर है निगी, चंद रोज हमारे साथ रह लोगी तो हम भी खुश हो जाएंगे। सबा ने प्यार से कहा तो वो उसके बाद खामोशी से उनकी तकरीर में गाड़ी से उतरकर अंदर आ गई, जहां जरीना बेगम और अदीना के हमरा सौले बेगम बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बाहें फैला दी तो वो वालिहाना अंदाज में उनसे लिपट गई। नौफिल ने सौले बेगम को पहले ही सख्ती से मना कर दिया था कि नगीन के सामने किसी भी किस्म की जज्बातियत का मुजाहिरा न किया जाए, मगर बेटी को इस कदर लुटी पुटी हालत में देखकर तो संगदिल से संगदिल माँ भी हौसला हार बैठती। वो तो फिर अपने बच्चों पर जान मारने वाली माँ थी। उनकी आंखें भर आई। नगीन खामोशी से उनकी गोद में सर रखे आंसू बहा रही थी। नौफिल माहौल की अफसरदगी की ताब न लाते हुए तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शमीउल खान ने अगले ही दिन बाबा जान से कांटेक्ट किया था और उधर तो वो जैसे तैयार ही बैठे थे। एक दफा कोठी आकर मुझे मिल जाओ शमीउल खाना। जी बाबा। वो अंदर ही अंदर उनकी इस कदर मेहरबानियों पर हैरान भी था। सो उसी शाम कोठी पहुंच गया, जहां बाबा जान अपने पूरे जाहो जलाल के साथ मौजूद थे। वो मोदबाना अंदाज में उनके साथ बैठ गया। चाय और रिफ्रेशमेंट से फारिग होने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? हंकारा भरते हुए उन्होंने पूछा तो वो नैपकिन से हाथ साफ करता चौंक कर उन्हें देखने लगा। इरादा तो आपको पता ही है बाबा जान, मैं चाहता हूं कल आप जाले के डैडी से मिल लें। वो पुरसोच अंदाज में मूंछों को बल दे रहे थे, फिर सोफे की पुश्त पर हाथ फैलाते हुए पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। तुमने उस लड़की से बात कर ली शादी की? उन्होंने इस्तफसार किया तो शमीउल खान ने महज इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया।
تم جانتے ہو شمول خان، پلوشیں ہمیں کتنی عزیز ہے، مگر تمہیں بھی ہم جگر کا ٹکڑا مانتے ہیں، اسی لیے تمہاری ہر منمانی برداشت کر لیتے ہیں۔ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ایک شرط ہے ہماری۔ وہ اپنے مخصوص دبنگ لب و لہجے میں بولے تو شمول گہری سانس بھر کے استحفامیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے شمول خانہ کہ تم چاہے 4 شادیاں اور کرو اور بے شک خاندان سے باہر کرو، مگر تمہیں صرف ایک ہی کال کی پاسداری کرنا ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے لمحہ بھر کو ٹھہرے تو شمول خان جزبز ہونے لگا۔ در حقیقت اسے گلریز خان کے اس کسوٹی والے انداز سے کوفت ہونے لگی تھی۔ آپ حکم کریں بابا جان، وہ بمشکل تحمل سے بول پایا تھا، ورنہ جھنجھلاہٹ تو حد درجے کی ہو رہی تھی۔ تو پھر غور سے ہماری بات سنو اور دل پر لکھ لو شمول خانہ کہ خاندان سے باہر شادی تو تم اپنی مرضی سے کرو، مگر اتنا ضرور ذہن نشین رکھنا کہ تمہارا بچہ صرف پلوشے کی کوکھ سے جنم لے گا، ہمارا وارث۔ وہ تحکمانہ اور قطعی لب و لہجے میں کہتے شمول خان کے سر پر جیسے پہاڑ توڑ گئے تھے۔ وہ جھٹکا سا کھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ماما خدا کے لیے کم از کم آپ تو بچوں جیسی ضد مت کریں۔ وہ انہیں سمجھاتے سمجھاتے اب زج ہو چلا تھا۔ بچوں جیسی ضد تو تم کر رہے ہو نوفل، جب میرا دل ہی مطمئن نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ صالح بیگم کا انداز اٹل تھا۔ جب کھانے کے بعد انہوں نے نوفل کو اپنے کمرے میں بلایا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے کس معاملے میں بات کرنا چاہتی ہیں، مگر جب انہوں نے صاف لفظوں میں سنگاپور جانے سے منع کیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ ابھی اس کی روانگی میں 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے اس نے صالح بیگم سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن شاید صبا نے انہیں بتا دیا تھا، اسی لیے انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں اسے اپنا ارادہ ملتوی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ تفریحی ٹور نہیں جو میں ملتوی کر لوں، بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ پہلے کی بات اور تھی نوفل۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ ایک سے ایک قابل بنتا ہے تمہارے آفس میں، کسی کو بھی بھیج دو اپنی جگہ۔ ہاں، بزنس ان میں سے کسی ایک کے حوالے نہ کر دوں میں؟ وہ ناراض سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، انہوں نے دپٹتے ہوئے کہا تو وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں امی جان، یہ میرا ابھی کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا پروگرام ہے اور کسی صورت ملتوی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے نوفل نے ملتجیانہ انداز میں کہا تو ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میری خاطر بھی نہیں۔ وہ بے بس سا ہونے لگا۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ابھی تو پہلے ہی صدموں سے نہیں سنبھلے ہیں، ایک تمہارا سہارا غنیمت ہے، اتنی دور بھیجنے کو دل نہیں مانتا نوفل۔ ان کا دل پگھل رہا تھا۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے نوفل نے لب بھیجے تھے۔ وہ یقیناً انس کو کھونے کے صدمے کا ذکر کر رہی تھی۔ ہمیں جدائی راس نہیں آتی نوفل، مت جاؤ، بہن کی حالت دیکھو، صبا بھی پریشان ہے، سبھی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، ایسے میں تمہارا جانا مزید پریشانی کا باعث ہوگا۔ صالح بیگم نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی اور وہ بھی سمجھا یا نہیں مگر خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ لیکن کمرے میں آتے ہی وہ صبا سے الجھنے لگا۔ میں نے ماما سے شکایت نہیں کی، صرف انہیں بتایا ہے، وہ آرام سے کہتی اسے مزید جھنجھلا گئی تھی۔ آپ کو میں نے اپنی سیکرٹری اپوائنٹ نہیں کیا ہے میرے خیال سے، وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ ماموں کو بتانا یا نہ بتانا میری مرضی تھی، آپ کو میرے معاملات میں اتنی اتھارٹی کس نے دی ہے کہ جب جی چاہیں کچھ بھی کرتی پھریں؟ آپ میرے شوہر ہیں اور میں اپنے شوہر سے متعلق ہر مسئلہ گھر کے بڑوں سے ڈسکس کر سکتی ہوں۔ صبا اس کے انداز سے پریشان تو ہوئی مگر اس وقت خاموشی کا مطلب تھا نوفل کی سخت سست سنتے رہنا، جس کی کم از کم وہ خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ مائنڈ یور اون بزنس محترمہ، وہ غرا اٹھا تھا۔ نوفل پلیز، میں اپنی خاطر نہیں، ماما کی خاطر، نگین کی خاطر کہہ رہی ہوں، یہاں آپ کے علاوہ اور کون ہے جو ان کی کیئر کر سکتا ہے؟ صبا تھک کر بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اب نوفل چاہے متاثر ہوا یا نہیں مگر بہت روکھے لہجے میں بولا، خیر آپ کی خاطر تو میں رکنے والا ہوں بھی نہیں، لیکن آپ نے ماما کو بتا کر اچھا نہیں کیا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں کہ آپ میری خاطر رکیں، اور جہاں تک بات تھی ماما کو بتانے کی تو وہ میں ضرور بتاتی۔ مجھے آپ کی طرح دل میں بات دبانے اور دوسروں کو شوق پہنچانے کا نہ تو شوق ہے اور نہ ہی تجربہ۔ صبا نے بھی اسی کا سا لب و لہجہ لوٹایا تھا۔ مجھ سے بحث نہ کیا کرے، وہ چڑھ کر کہنے لگا تھا، جبکہ صبا تلخی سے اس کی بات کاٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ ویل ڈن، ذہین ہوتی جا رہی ہیں۔
وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے والے بلکہ سلگانے والے انداز میں بولا تو صبا کا دل ہی نہیں جان بھی جل کر رہ گئی۔ گلریز خان اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئے تھے شمیل خان سے جیسے قوت گویائی چھن ہی گئی۔ وہ ابھی تک اسی شاکڈ حالت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم اپنی روایت سے اچھی طرح واقف ہو شمیل خانہ، اس میں ایسا عجیب کیا ہے؟ وہ شاید اس کی کیفیت سے باخبر تھے۔ ہمیں اپنے خاندانی خون میں ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ جائیداد کا بٹوارا ہمیشہ ہمارے خون میں ہی ہوا ہے، ہمارے خاندانی وارثوں میں، اور ہمیں یقین ہے کہ تم بھی اس روایت کو برقرار رکھو گے۔ بس بابا جان، وہ ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ لیا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ایسی کوئی فضول شرط ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کو تیار ہیں تو تمہیں بھی ہماری ہر شرط ماننے کو تیار ہونا چاہیے۔ وہ قطعی انداز میں بولے تھے۔ جس لڑکی کو میں محض آپ کی عزت کی خاطر بیاہ کر لایا تھا، جس سے میرا رشتہ اول روز سے کاغذی کاروائی کہلا رہا تھا، اس سے اچانک آپ کو وارث کی حسرت کیسے پیدا ہو گئی؟ شمیل کا خون بھی پٹھانوں کی تاثیر رکھتا تھا، سو گرم ہونے لگا۔ یہ ہمارا حکم ہے شمیل خانہ، کل ہم تمہارے ساتھ اس لڑکی کے گھر جانے اور پوری عزت کے ساتھ رشتہ مانگنے کو تیار ہیں۔ گلریز خان نے ٹرمپ کارڈ استعمال کیا تھا۔ شمیل خان لاچار کھڑا رہ گیا۔ کیا بات ہے نگین، اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو جان؟ صالح بیگم اسے کتنی ہی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی صبا ناشتے کے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی تھی اور تب سے اب تک وہ ایک ہی پوزیشن میں اپنے کپ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی پر ان کا دل کٹنے لگا تو وہ رہ نہ سکی۔ وہ چونک گئی۔ مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ اس کی بے خبری کمال کی تھی۔ اتنی چپ نہ رہا کرو میری جان، ہنسا بولا کرو، صبا کے ساتھ بات چیت کیا کرو، وہ کیا سوچتی ہوگی؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور نگین نے کہا بھی تو کیا، میں یہاں اتنے دن رہ لی ماما، اب مجھے گھر جانے دے۔ ارے، صالح بیگم پریشان ہوئی۔ یہاں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مسئلہ کچھ نہیں ماما، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ انس کو میرا یہاں آ کر رکنا اچھا نہیں لگا کرتا تھا، انہیں ابھی بھی یہ بات پسند نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر صالح بیگم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مگر ہم تو تمہیں اتنی جلدی جانے نہیں دیں گے، اتنی مشکل سے تو ہاتھ لگی ہو۔ کیوں ماما؟ صبا نے آ کر خوش دلی سے کہا تو صالح بیگم خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بالکل یہی بات تو میں اسے سمجھا رہی ہوں۔ دکھ بہت بڑا سہی نگین میری بچی، مگر صبر بھی صبر کرنے والوں سے ہی آتا ہے۔ نگین کی آنکھیں بھر آئیں۔ صبا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت رو لیا نگی، اب بس کرو، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، خدا کی رضا سمجھ لو۔ میں جانتی ہوں یہ دکھ، یہ صدمہ بہت عظیم ہے، مگر ماما کو دیکھو، کیا یہ تکلیف میں نہیں ہے؟ نوفل کو دیکھو، وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے مگر اب بے بس ہیں۔ خدا کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکا ہے؟ مگر نہ ہم سب ڈھال بن جاتے انس بھائی کے سامنے، موت انہیں تو کیا ان کے سائے کو بھی نہ چھو پاتی۔ مگر میرا بچہ صبا، انس کی نشانی بھی نہ رہی، نہ جانے قسمت میں اس کے کیا مصلحت ہے۔ وہ رونے لگی تھی، خود صبا کا دل بھی بھر آنے لگا۔ وہ بے بسی سے صالح بیگم کو دیکھنے لگی تو انہوں نے نرمی سے کہا، جو خدا جانتا ہے ہم بشر اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے نگی، گہرائی میں مت جاؤ، دل خواہ خواہ کے وسوسوں اور غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میرے جینے کا کیا مقصد رہ گیا ہے؟ کس کے لیے ہنسوں بولوں؟ نہ شوہر رہا نہ بچہ، پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ صبر کرو، حوصلہ کروں، خوش رہوں۔ کس بات پر خوش رہوں میں؟ اس پر کہ میرا شوہر نہیں رہا، اس پر کہ اس کی نشانی بھی نہیں رہی؟ وہ بولتے بولتے ہزیانی انداز میں چیخنے لگی تو صبا کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ خود صالح بیگم بھی رونے لگی۔ صبا جو اسے سمجھانے اور بہلانے کے ارادے سے بیٹھی تھی، اب بے بس سی اسے باہوں کے حصار میں لیے حوصلہ دے رہی تھی۔ ویرا کو اپنے ایک سفری بیگ اور سوٹ کیس کے ہمراہ گھر میں پا کر وہ بھی معید حسن کے ساتھ زوہا میر کے کان کھڑے ہو گئے۔ معید نے تایا جان اور تائی جان کو شاید کچھ تفصیل بتائی ہو۔ اس نے بہانے سے جا کر سننے کی بہت کوشش کی مگر ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑا تھا۔ یا خدا، یہ کون سا کھیل کھیلنے لگا ہے یہ شخص؟ وہ چکرا سی گئی تھی۔ کتنی دیدہ دلیری سے وہ اپنی گرل فرینڈ کو گھر لے آیا تھا، بلکہ اب اس کے لیے گیسٹ روم بھی کھلوایا جا رہا تھا۔ ویرا اب ویسٹ روم میں ہی رہے گی، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ معید حسن نے بطور خاص اسے ویرا کے سامنے بلا کر نصیحت کی تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی، مگر کیا کہتی، سر ہلا دیا۔ ارے نہیں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے معید،
मेरा अपना घर है अब तो, यू डोंट वरी। वीरा ने बेतकल्लुफी से कहा तो वो जल कर रह गई। अगर यही गुल खिलाना था तो भरा मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उसे मुईद हसन पर टूट कर गुस्सा आ रहा था, और वीरा के अंदाज तो अव्वल रोज ही उसे पसंद नहीं आए। नाश्ते की मेज पर ना सिर्फ वो बेतकल्लुफी से मौजूद थी, बल्कि सबके साथ यूं घुल मिल गई थी जैसे जाने कितने अरसे से यहीं रह रही हो। ये तो बहुत अच्छी है, हालांकि शक्लन बहुत मगरूर लगती है। वीरा की खुशमिजाजी और बेतकल्लुफाना अंदाज से हमरा भी मुतासिर हुई थी। बहुत अरसे के बाद फिजा में एक हल्का फुल्का सा तासुर फैला जो सबको अच्छा लग रहा था। शक्ल का क्या है, देखने में तो तुम भी बहुत अक्लमंद लगती हो, वजदान ने बेसाख्ता कहा तो वो इतरा कर बोली, शुक्रिया। उसके यूं बिना सोचे समझे बोलने पर जोहा ने कहकर लगाया तो चौंक कर वजदान के लफ्जों पर गौर करने लगी। फिर जब समझ आई तो वजदान आगे आगे और वो हस्बे आदत पीछे पीछे। ये पीटीसीएल नंबर ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरा इंतहाई जरूरी फोन आना था। वो मुईद हसन के सर पर खड़ी तहक्कुमान अंदाज में पूछ रही थी। आज छुट्टी का रोज था, वो लाउंज ही में फाइल खोले बैठा था। मुईद ने एक अचटती निगाह उस पर डाली। कल तक फोन ठीक हो जाएगा, मगर मेरा फोन तो आज आना है। वो जैसे झुंझुलाई थी, बनाया होगा दोस्तों के साथ कोई बोगस सा प्रोग्राम। मुईद ने तंज किया तो वो चमक कर बोली, जी नहीं, इतलान अर्ज है कि मेरा जर्मनी से फोन आना था, और वो भी इंतहाई जरूरी। उमर काजमी। मुईद ने बेख्तियार उसे देखा तो जोहा ने संभलते हुए अपने तासुरात में लापरवाही का उनसा समोया। अब हर बात आपको बताने वाली तो ही, जिसका भी आना हो, मगर फोन लाइन तो ठीक होनी चाहिए ना। वो बड़े रूखे अंदाज में कहती पलट गई, जबकि मुईद अभी तक लब भींचे उसे देख रहा था। जोहा का जी चाह रहा था जोर जोर से हंसे। मुईद के तासुरात उसे बहुत मजा दिया था। अब मजा आएगा, अपनी गर्लफ्रेंड तो घर ले आए, मेरी दफा कितना तड़का लगा है मौसूफ को। वो अपने तय मुईद हसन को जलाने का पूरा एहतमाम कर चुकी थी, मगर शाम की चाय पे खुद उसका दिल जल भुन गया था। वो थोड़ा सा ही लेट हुई थी, मगर उसे पता चला कि ना सिर्फ चाय बन चुकी है बल्कि लॉन में सर्व भी हो चुकी है। ये नहीं कि किसने की। वो हल्की फुल्की सी हो गई, वगरना तो रोज ही चची जान से इतनी देर सोने पर उसे डांट पड़ा करती थी, क्योंकि अक्सर ही शाम की चाय लेट हो जाती थी। ये नेकी वेरा पी ने की है, ना सिर्फ चाय बल्कि साथ में ढेर सारा एहतमाम भी किया है उन्होंने। वो पुरजोश अंदाज में कहती बाहर की तरफ बढ़ी तो उसकी तकलीद में बढ़ते जोहा के कदम ठिठकने लगे। उसे झटका सा लगा था। इतनी दिनों से ये जिम्मेदारी जोहा के सर पर थी, और अब ये वीरा, जोहा की सल्तनत पर कब्जे की कोशिश। वो सुलगती हुई लॉन में पहुंची तो सब चाय के साथ साथ वीरा के हाथ के जायके से भी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वीरा चाय बहुत अच्छी बनाती है, दूध, कहवे और चीनी का परफेक्ट मैच। ये मुईद हसन था, और मेरी तारीफ करते हुए मौसूफ की जबान पर छाले पड़ जाते हैं जैसे। वो कुर्ती हुई कुर्सी संभाल कर बैठ गई थी। तुम्हारे लिए चाय निकालूं जोया? वीरा के पूछने पर वो चौंकी। अरे वाह, उसे लगा जैसे वो मेहमान हो और वीरा उस घर की मालकिन। नहीं शुक्रिया, वो रुखाई से बोली थी। पी लो, तुम्हें भी तो पता चले कि चाय कैसी बनाई जाती है। ये मुईद हसन था, इस कदर खुला तंज। वाकई आईपी, तुम्हारे जोशांदे का एक फायदा तो था कि पूरी सर्दियों में जुकाम से बचाव रहता, मगर ये चाय भी कमाल की है। और ये पैटीज और समोसे, वाह वाह। वजदान सर धुन रहा था। लालची, खबीस, अकेले में बताऊंगी। ओह ओह न कर उठे तो फिर कहना। वो बखुशी वजदान को उल्टा लटकाने को तैयार थी। और ये वीरा, इसे तो मैं 2 दिनों में यहां से भगा दूंगी। वीरा ने उसकी प्लेट में जबरदस्ती फिंगर फिश और समोसा रखा तो उसे लेना ही पड़ा। वैसे भी सभी इतने शौक से चाय के साथ लवाजमात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि उसका भी जी हमकने लगा, और दोनों चीजें चखने के बाद उसे मानना ही पड़ा कि वीरा में और कोई खूबी हो या ना हो, हाथ में जायका जरूर मौजूद था। मुईद हसन ने वीरा को चाय का दूसरा कप बनाने का इशारा किया तो वो बेख्तियार अपनी कुर्सी पर पहलू बदल कर ताई जान से बात करके अपना ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। आगे के मामलात इस कदर आसानी से तय होंगे ये शमील खान तो क्या जाले की बेवहम गुमान में नहीं था। गुलरेज खान बहुत शानो शौकत से जाले के घर आए और उसके डैडी से रिश्ते की बात की, बल्कि वो बीबी जान को भी साथ लाए थे जो जाले से बहुत मोहब्बत से मिली थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मौका पाकर शमील ने जाले को मैसेज किया था। ओके, वो मुस्कुरा दी। उसी शाम वो रेस्टोरेंट में शमील खान के मुकाबिल मौजूद थी। मैं वाकई एक शादी कर चुका हूँ जाले,
کیا اس سے تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ سیدھے صبح کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ تمہاری مرضی سے تمہاری زندگی میں آتی تو تم میری طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھتے خان۔ جان نے پلکیں نہیں چپکی تھی۔ اطمینان سے بولی تو شمول گہری سانس بھرتا ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا۔ پھر قدر توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، تم تو پٹھانوں کی روایت جانتی ہو نا، بعض اوقات شملہ اونچا رکھنے کے لیے بہت سے غلط فیصلوں پر بھی سر جھکانا پڑتا ہے۔ یوں سمجھو ایک ایسا ہی فیصلہ میں نے بھی مانا۔ بابا جان کی عزت ان کا مان رکھا، مگر اس کا انعام انہوں نے مجھے تمہاری صورت میں دیا، تو کیا مجھے پچھتانا چاہیے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جالے مسکرا دی، قطعی نہیں، میں تو اب بھی یہی کہوں گی۔ تم خوش ہو نا؟ وہ پوچھنے لگا تو جالے نے پر محبت نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے اپنے مخصوص بولڈ انداز میں کہا، اگر یہی بات تنہائی میں پوچھتے تو بہت اچھے سے جواب دیتی۔ واٹ ربش! وہ جھیم سا گیا تھا۔ اچھا، اب جلدی سے مجھے شادی کی تیاریاں کرانا شروع کرو، میں ہر چیز تمہاری پسند سے لینا چاہتی ہوں۔ جالے نے بہت لاڈ سے کہا تو شمول نے سر جھکا دیا۔ اچھے لگتے ہو یوں محبت کے آگے سر جھکاتے، ورنہ تو میں نے تمہیں محبت سے بھاگتے ہی دیکھا ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی، مگر اب شمول خان کے انداز میں وہ سمٹنا، وہ کترانا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک محسوس کن بے تکلفی اور اعتماد آ گیا تھا جو جالے کو بہت اچھا لگا رہا تھا۔ چلو تمہیں شادی کی پہلی شاپنگ آج ہی کراتا ہوں۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ اوکے، جالے تمانیت سے ہنس دی تھی۔ وہ اپنے خیال میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ اندر عماد آیا بیٹھا ہے۔ وہ ٹھٹک سی گئی، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صالح بیگم کے ساتھ ساتھ اسے چائے سرو کرتی صبا کا بھی لحاظ تھا جو جواب دے دیا، ورنہ تو وہ عماد کے نام سے بھی بدکنے لگی تھی۔ آ جاؤ نگی، چائے پی لو۔ صالح بیگم کے کہنے پر اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عماد اسی سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصراً کہتی صالح بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ عماد اس کا کترانا محسوس کر کے کڑ کر رہ گیا۔ واپسی کب تک ہو رہی ہے آپ کی؟ وہاں سبھی کو آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اس کے اپنے مابین رشتے کو یوں غلط فہمی سے ختم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ نگین نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی جس کی تپش عماد کو اپنے دل میں اترتی بہت اچھی طرح محسوس ہوئی تھی، اور شاید نگین نے بھی کسی ضد کے زیر اثر بہت جذباتی ہو کر فیصلہ کیا، اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ صبا متحیر سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ نگین جو میر ہاؤس کی فضا سے باہر سانس لینا بھی کفر سمجھتی تھی، ایک دم سے ایسا فیصلہ کر بیٹھی جو ابھی تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حالانکہ صالح بیگم کی مرضی یہی تھی کہ نگین اب واپس آ جائے، مگر نگین کی حالت اور میر ہاؤس سے اس کا لگاؤ انہیں یہ بات منہ سے نکالنے سے روکتا تھا۔ اور اب صالح بیگم حیران تھی۔ کیوں؟ عماد بھی حد درجہ حیرانگی کی زد میں تھا۔ اب کیا بچا ہے وہاں میرے لیے؟ اور ویسے بھی میں کسی کے آگے صفائی کے پیش کرنے پر مجبور نہیں، جو میری مرضی ہوگی میں وہی کروں گی۔ وہ بے حد بے رقی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور یہ بات کمرے میں موجود تینوں نفوس نے بہت اچھی طرح محسوس کی تھی۔ یہ کیک لیں عماد بھائی، میں نے بطور خاص آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو بہت پسند تھا نا؟ عماد کے چہرے پر جمے حیرت کے تاثرات دیکھ کر صبا نے بات بدلنے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے نوفل نے ایک گہری نگاہ صبا پر ڈالی جو اس وقت پوری طرح عماد کی طرف متوجہ تھی۔ عماد پرتپاق انداز میں نوفل سے ملا، جبکہ دوسری طرف اول روز کی طرح گرمجوشی مفقود تھی۔ نگین اب یہیں رہے گی نوفل؟ صالح بیگم سمجھ رہی تھی کہ وہ حالات سے سمجھوتا کر بیٹھی ہے۔ اپنے تئیں انہوں نے نوفل کو بہت خوشی سے یہ خبر دی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کیا نگی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ نگاہ مستبرانہ انداز میں چائے کا کپ سوسے میں گھماتی نگین پر تھی۔ اسی نے تو کہا ہے خود، مگر وہاں کے مکینوں کو بھولیے گا نہیں، آتی رہیے گا، عماد نے بے ساختہ کہا تو نگین نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہاں رہنے والے ہر مکین، ہر فرد کا عمل میرے دل پر نقش ہو چکا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں کچھ بھی بھولنے والی نہیں ہوں۔ وہ پرتپش انداز میں بولی تو عماد کوڑ کر رہ گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ تو سب کی سمجھ میں آ رہا تھا، مگر جو نہیں کہہ رہی تھی، جو ان الفاظ کے پس پردہ تھا، وہ عماد کو بہت اچھی طرح سے محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تلخی، ایک غیر معینہ مدت تک نہ ختم ہونے والی غلط فہمی، اور وہ کسی بھی حال میں اس غلط فہمی کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔
वो चाय का कप रखता दफतन उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बेटा, अभी तो आए हो, महज चाय ही तो पी है। सौले बेगम ने इसरार किया तो वो मुस्कुरा दिया। बस आंटी, बहुत दिनों से सभी के हाथ की चाय याद आ रही थी। मैंने सोचा एक चक्कर ही लगा लूं, वरना दिल यूं ही मुस्तरब रहेगा। चाय का एक कप ही काफी है, बाकी आप लोगों का खुलूस और मोहब्बत। तो तुम रोजाना आ सकते हो इस खुलूस और मोहब्बत का जायका चखने, यहाँ कौन सी कमी है? नौफिल का लहजा सबा को अजीब सा लगा था, बल्कि वो तो नौफिल और इमाद के माबैन फैले इस तनाव को भी महसूस कर रही थी जो नौफिल के बर्ताव से झलक रहा था। नौफिल से हाथ मिलाता, झुक कर सौले बेगम से प्यार लेता। वो चटती निगाह खामोश बैठी माहौल से कटी नगीन पर डालता बाहर निकल गया। तो नौफिल ने इतना भी फर्ज नहीं निभाया कि उसे बाहर तक ही छोड़ा है। सबक कलसती हुई बर्तन समेटने लगी। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने निगी, यहाँ रहोगी तो दिल बहल जाएगा। नौफिल के कहने पर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। ये तो मैं ही जानती हूँ कि ये फैसला मैंने कैसे किया है, वरना उस घर से मेरी जितनी यादें जुड़ी हैं उनका दामन वहां से छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, आसान बना देता है सिस्टर। नौफिल ने उसे हौसला दिया था। वहां रहने या यहाँ रहने से रिश्ता तो खत्म नहीं होगा निगी, वहां भी तुम्हारे अपने हैं और यहाँ भी। सबा ने मोहब्बत से कहा। सौले बेगम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। और वाकई जितनी मोहब्बत नगीन को अव्वल रोस्ते मीर हाउस से मिली थी वो भूलने के लायक नहीं थी। अपना जल्दबाजी में किया जाने वाला फैसला अब नगीन का दिल परेशान करने लगा था। वो चाय का कप अधूरा छोड़ती उठकर बाहर निकल गई। अभी इसे संभलने में बहुत वक्त लगेगा। सौले बेगम दुखी हो गई थी। नगीन मुंह से कुछ नहीं कहती थी, मगर रात को वो जब उनके पास करवट बदले लेटी होती तो उसकी खामोश सिसकियां उनसे छुपी नहीं रहती थी, और सुबह के वक्त उसकी सूजी हुई आंखें उसकी शब बेदारी और गिरिया विजारी का राज खोल रही होती थी। वक्त सब कुछ सिखा देता है मामा, आप बेफिक्र रहें, वो भी संभल जाएगी। नौफिल ने संजीदगी से कहा तो सौले बेगम उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। तुम्हारे बिजनेस ट्रिप का क्या बना? ट्रॉली घसीट कर बाहर निकलती सबा की समातें हमतन गोश हो गई। वही जो आप चाहती थी, वो दफतन ही नाराज सा बोला तो सौले बेगम शुक्र बजा लाई। तुम देखना, खुदा कितना नवाजता है तुम्हें, उसके खजाने भरे हुए हैं, किसी शय की कमी नहीं, यही तुम्हारे लिए बेपनाह रिस्क लिखेगा वो। उन्होंने बेसाख्ता ही उसे कई दुआएं दे डाली तो नौफिल मुस्कुरा दिया। दिल पे मौजूद नाराजगी का बोझ खुद ब खुद ही हट गया था। मगर आज सबा की बहस फिर से उसका मूड खराब करने लगी। आप इमाद भाई से इस कदर बेगाना क्यों रहते हैं? ओहो, तो ये हिस्सियात काम करती हैं आपकी? वो तंजन बोला था। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तमाम हिस्सियात बहुत अच्छा काम करती हैं, और आपका रवैया तो आंखों के अंधे को भी महसूस हो जाए मैं तो फिर भी देख सकती हूँ। वो जल कर रह गई। मैं ऐसा ही हूँ। वो बिस्तर पर नीम दराज हो गया। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कैसे हैं, यूं खौल चढ़ाकर मुझसे पेश मत आया करें। मीर हाउस के बाकी किसी भी फर्द के साथ आपका रवैया ऐसा नहीं, फिर इमाद भाई के साथ आपका रवैया क्यों है ऐसा? वो आज इस पजल को हल करने के मूड में थी, मगर नौफिल का मूड खराब होने लगा। आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? वो सुलगा था। मुझे अपने मैके से आने वाले हर फर्द की इज्जत और एहतराम की फिक्र है नौफिल साहब। वो तलखी से बोली, पर वो सर झटक के रह गया। वैसे तो बहुत रवादारी निभाते हैं, इतना नहीं हो सका कि 4 कदम चलकर उन्हें रुखसत ही कराते। सबा को फिर से याद आया, जो प्रोटोकॉल आप चाहती हैं वो खुद से दे लिया करें, मेरे पास इन चोचलों के लिए वक्त नहीं है। वो सर्द होने लगा। मियाँ बीवी में मैं और तुम नहीं चलता नौफिल। सबा को उसके अंदाज ने दुखी किया था, मगर वो हनूस उसी सर्द मोहरी की कैफियत में था। मुझे ये पटियां ना पढ़ाया करें मेहरबानी फरमाकर, और अब लाइट ऑफ कर दें ताकि मैं 2 घड़ी इत्मीनान से सो सकूं। वो जलती कुर्ती लाइट ऑफ करके सौले बेगम के कमरे में आ गई, जहां नगीन भी मौजूद थी। मुबारक हो खान, जीत गए हो अपनी मोहब्बत को। नौफिल ने उसकी बात सुनते ही उसे गले से लगा लिया तो वो हंस दिया। जीत तो उसने मुझे लिया है आया, मैं तो बहुत बचा, बहुत छुपा हूं उससे। और अपनी शादी का पहला चक्कर बताया उसे? नौफिल ने अपने दिल की बात की तो वो तमानियत से मुस्कुरा दिया। बेफिक्र रहो, वो सब जानती समझती है, बल्कि यूं कह लो कि मुझे जानती है, मेरी रूह को पहचानती है। बहुत खुशकिस्मत हो खान, मोहब्बत से आगे भागते रहे और मोहब्बत बेदाम गुलाम की तरह हाथ जोड़े तुम्हारे पीछे। नौफिल को बेसाख्ता रश्क आया था। खैर, खुशकिस्मती में तो तुम मेरे भाई बंद हो, अब शुक्रगुजारी ना करो तो और बात है।
शमील ने उसे छेड़ा था। वो महज मुस्कुरा दिया, फिर पूछने लगा, ये बताओ आगे के क्या इरादे हैं? बहुत नेक, बस तीसरे हफ्ते से शादी की रसूमात शुरू। वो सरशारी की कैफियत में था। नौफिल ने उसके शाने पर धमोका जड़ा, घुन्ने? बस यारा, तुम ही से सीखे हैं ये अंदाज। वो हंस दिया था। थोड़ी देर के बाद जाले भी उसके ऑफिस में मौजूद थी, जिगर जिगर चमकती आंखें, और बात बेबात हंसी। तुमसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि तुम कितनी खुश हो। नौफिल ने उसे छेड़ा तो वो कुर्सी से पुष्ट चकाती हंस दी। जरूरत भी क्या है, मेरे तो मन की मुराद पूरी हो रही है। जितनी भी नजर न्याज करूं कम है। वो मजे से बोली तो शमील को कुड़ते देखकर नौफिल हंसने लगा। मुझे लगता है कि शादी के बाद तुम नहीं बल्कि ये तुमसे रोमांटिक डायलॉग्स बोला करेगी। तो अब भी यही हो रहा है। मुझे मौका कब देती है यारा? वो मायूस था। हिम्मत लाओ खान, हिम्मत। दिल के असल जज्बात की तर्जुमानी करते हैं ये अल्फाज। तुम्हारी तरह थोड़ी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। वो उसे छेड़ने लगी थी और शमील जज्बज होने लगा। ओके, सीज फायर। नौफिल ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। अब सिर्फ इतना बता दो कि आज लंच कौन करवा रहा है? तुम। वो दोनों बेख्तियार इकट्ठे बोले तो नौफिल उन्हें घूरने लगा, मगर मजबूरी थी सो उठ खड़ा हुआ। दोस्ती और मोहब्बत में इतनी मार तो खानी ही पड़ती है। गहरी सांस भरकर नौफिल ने कहा तो वो दोनों हंसने लगे। जोहा, मुईद के कपड़े प्रेस कर दो बेटा। चाची जान ने चौथी मर्तबा उसे याद दिलाया कि उसे जुम्मे के लिए मुईद के सफेद सूट को इस्त्री करना है, मगर एक मर्तबा भी वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। और अब जब वीरा ने उठते हुए कहा, मुझे बताएं आंटी, मैं कर देती हूँ, तो चाची जान की खुशमगी निगाहों से घबराकर जोहा को उठना ही पड़ा। वीरा भी उसके साथ ही चल दी। आप तो मेहमान हैं, कहाँ इन बखेड़ों में पड़ रही हैं? 4 दिन सुकून से गुजार के अपने घर जाएं। जोहा ने बड़े सलीके से उस पर वाज़े किया कि एक दिन उससे अपने घर भी लौटना है। अब तो यही मेरा ठिकाना है, पता नहीं कब तक। वो हंसी थी। इस्त्री स्टैंड के पास खड़ी होकर जोहा बेख्तियार उसे देखने लगी। उसे कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मुईद हसन उससे निकाह जैसा बंधन बांधने के बाद घर में एक और खेल रचा रहा था। लाओ मैं करती हूँ। वीरा ने उसके हाथ से वाटर स्प्रे लेते हुए कहा तो जोहा ने बेख्तियार अपना हाथ पीछे किया तो वो जलती इस्त्री से छू गया। वाटर स्प्रे उसके हाथ से गिर गया था। अरे, वीरा मुतासिफ हुई। हाथ जल गया, दर्द हो रहा है? नहीं, वो अपने हाथ की पुश्त पर जलती लंबी सुर्ख लकीर को देखते हुए इतना ही कह सकी। बहुत मोहब्बत करती हूँ मुईद से। वीरा ने चंद लम्हे उसे प्रेसिंग करते हुए देखते रहने के बाद इस कदर गैर मुतवक्के सवाल किया कि जोहा गड़बड़ा सी गई। क्या मतलब? वो हमन्नक से उसे देखने लगी तो वीरा मुस्कुरा दी। उसकी कदर करना, बहुत मोहब्बत करने वाला और दिल में रखने के काबिल बंदा है। वो बहुत जज्ब से कह रही थी। जोहा के दिल की धड़कनें उलट पलट होने लगी। उसे लगा वीरा उसे कुरेद रही हो। वो खंखारी। जोहा को लगा यही मौका है बात का सिरा पकड़ने का। कुछ ऐसा ही समझ ले। क्या मतलब? यानी दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है? वीरा ने हैरान होकर पूछा तो वो शर्माने की अदाकारी करते हुए बोली, जाहिर है ऐसे मामलात यकतरफा कब तक चल सकते हैं। वाह, मुईद हसन को देख के तो ऐसा कुछ एहसास नहीं होता, बल्कि वो तो यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों से पता नहीं कितने फिट के फासले पर रहता था। अच्छा है ना, जब दिल में किसी की शबीह बसी हो तो फिर इधर उधर ध्यान देने की जरूरत भी क्या है। जोहा ने जैसे इतरा कर कहा था, कपड़े प्रेस हो गए हो तो मेरे कमरे में पहुंचाने के बाद ये डिस्कशन कर लेना। ये आवाज थी ये एटम बम जो जोहा की समातों पर अचानक गिरा था। मुईद हसन उसकी पुश्त पर ही खड़ा था। जोहा का जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें धंस जाए। या खुदा, ये कैसी आजमाइश लिख दी तूने मेरे मुकद्दर में। वीरा हंसी। सुन रहे हो मुईद, तुम्हारा घुन्नापन अब मुझ पे वाजे हो रहा है। तभी मुझे लिफ्ट न कराई ना? अरे कमाल है, लिफ्ट तो तुमने मुझे नहीं कराई थी, डोली में बैठ के निकलनी फराज अहमद के साथ। वो दोनों बातें करते दूर निकल गए थे। जोहा ने एक तवील सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। उसे वीरा पे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो यकीनन मुईद की इस कदर खामोश आमद से वाकिफ थी, मगर जोहा का मजाक उड़ाने की गर्ज से। हाँ, यही बात होगी। उसके दिलो दिमाग मुत्तफिक थे। मेरा मजाक उड़ा रहे थे दोनों। जोहा का दिमाग तपने लगा। देखना वीरा बेगम, तुम्हें ऐसा सीधा करूंगी कि मुईद हसन भी याद करेगा। वो कोड़ रही थी। मेरी तो अब एक ही ख्वाहिश है,
خدا جلد از جلد صبا کی گود بھر دے تو میرے سونے گھر میں بھی رونق آ جائے۔ صالح بیگم شاید نگین سے بات کر رہی تھی، مگر زرینہ بیگم کے جواب نے نوفل کے خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ خدا بہت مہربان ہے آپا، وہ یقیناً آپ کی دعائیں سنے گا۔ خدا کی مہربانیوں سے تو کوئی انکار نہیں، مگر پیدر پہ صدمات نے جیسے خوشیوں کا منہ ہی موڑ دیا ہے اس گھر سے۔ سوچتی ہوں اس طرح نگین کا بھی دل بہل جائے گا۔ صالح بیگم گہری سانس بھرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نوفل عجیب سے احساسات میں گرا وہیں سے الٹے قدموں اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ صبا ابھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی، لمبے سیاہ بالوں کو ٹاول سے رگڑ کر نرمی سے خشک کرتی وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ نوفل کی نگاہ بے اختیار اس کے سراپے میں اٹکی۔ خدا کی مہربانی سے تو واقع انکار نہیں، مگر یہ خاکی، اس کی کمیاں، اس کی خامیاں کوئی کیسے برداشت کرے؟ اپنی پوست پر اس کی نگاہوں کی تپش صبا کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پلٹی۔ کچھ کام ہے؟ وہ گڑبڑا سا گیا۔ نہیں، مجھے کیا کام ہونا ہے؟ وہ بے رخی سے بولا تو صبا پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ میں کچھ دنوں کے لیے امی کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر نوفل چونکا، پھر تھیکے لہجے میں پوچھنے لگا، کیوں؟ کیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں کہ جانے کے لیے ہر بار کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر یہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بے ساختہ بولا تو صبا دل گرفتگی سے ہنسی۔ اچھا، کسے؟ اس گھر کو، ماما اور نگین کو۔ وہ کترا گیا۔ اور آپ کو؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ میں تو صرف وہ جانتی ہوں جو آپ مجھے باور کروانا چاہتے ہیں، مگر جو کچھ آپ کے دل میں ہے میں اسے سمجھنا چاہتی ہوں، وہ مجھ سے شیئر کریں، وہ کہہ رہی تھی۔ نوفل گہری نگاہ اس پر ڈالتا بستر پر آ گیا۔ تو پھر کل آپ مجھے امی کی طرف ڈراپ کر دیں گے؟ وہ منتظر تھی۔ نہیں، صفا چٹ جواب آیا، جیسے وہ کوئی ٹوٹ کر محبت کرنے والا شوہر ہو جسے بیوی کی ایک پل کی جدائی بھی شوق گزرتی ہو۔ صبا دل محسوس کر دوبارہ سے اپنے بال سلجھانے لگی، جبکہ نوفل کا ذہن ابھی تک صالح بیگم کی خواہش میں الجھ بھٹک رہا تھا۔ عماد کا بار بار آنا نگین کی ٹینشن کو بڑھا رہا تھا، مگر اس سے زیادہ برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تبھی تو گاڑی سے اتر کر وہ ابھی سیدھا ہی ہوا کہ وہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس کے سلام کا جواب بہت تیکھے انداز میں دیا تو عماد نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ وہ جیسے اسے یہیں سے ٹرخانے کے موڈ میں تھی۔ عماد گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نوفل بھائی تو گھر پر نہیں ہے۔ اچھا، عماد مسکرا دیا۔ تو کیا مجھے یہیں سے واپس ہو جانا چاہیے؟ آپ کی مرضی، وہ بے رخی سے بولی تھی۔ گھر میں اور لوگ تو ہوں گے؟ عماد نے پوچھا تو نگین نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد پوچھ سکتی ہوں میں؟ ہاں ضرور، اس نے اطمینان سے کہا تو وہ جذبز ہونے لگا۔ صبا میری بہن ہے اور یہ اس کی سسرال ہے، میرا آنا بنتا ہے۔ عماد کی بات اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ وہ اس قدر بد اخلاق تو کبھی بھی نہیں رہی تھی، پھر جانے کیوں عماد کے سامنے آتے ہی عجیب سے جذبات اس کے دل و ذہن کا گھیراؤ کر لیتے تھے۔ لیکن آپ کا یہاں آنا مجھے پسند نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی تو عماد کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ نگین، بات کرنے سے بنتی ہے، یوں ہواؤں میں تیر نہ چھوڑو۔ وہ بے اختیار بولا تو نگین کو کرنٹ سا لگا۔ وہ ہمیشہ اسے بھابھی کہہ کر بلایا کرتا تھا اور اب یہ انداز تخاطب۔ میرا آپ سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے تمام نقصان یاد آنے لگتے ہیں۔ اس کا انداز ابھی بھی وہی تھا۔ عماد کو دکھ ہوا۔ نگین، ایسا مت سوچو، اگر میرے بس میں ہوتا تو کیا میں اسے بچا نہ لیتا؟ زندگی موت پر تو صرف خدا کا اختیار ہے، میں تو خود بے بس کھڑا اسے ہاتھوں سے نکلتے دیکھتا رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا انہیں ساتھ لانے کا۔ نگین کی آواز بھرانے لگی۔ یہ تو عارضی وعدے ہیں نگین، اصل وعدہ تو وہ ہے جو معبود حقیقی کا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرنے پر قادر ہے، انسان نہیں۔ وہ خاموش کھڑی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرو نگین، زندگی یوں ختم نہیں ہوتی، بہر طور اپنی سانسیں پوری کرنا پڑتی ہیں۔ عماد نے اسے سمجھایا۔ اس کی خاموشی سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بات سمجھ رہی ہے، مگر عماد کے چپ ہوتے ہی وہ غصے سے بولی، میں چاہے جیوں یا مروں، مگر میں نہیں چاہتی کہ آپ بار بار میرے سامنے آئیں۔ یہ تو قسمت کے کھیل ہے نگین، ضروری تو نہیں کہ تمہاری ہر راہ ہی کھوٹی ثابت ہو۔ وہ بے اختیار کہہ گیا تھا اور خود تو جھٹکا کھا کر چپ ہوا ہی تھا۔ نگین بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے عماد، کیا بات ہے، یہیں سے لوٹنے کا ارادہ ہے؟ آ رہے ہو یا جا رہے ہو؟ ادینہ کسی کام سے انیکسٹ سے نکلو تو عماد کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ آیا تھا، سب سے مل لیا، اب واپسی ہو رہی ہے۔
वो कसदन मुस्कुराया था। अरे वाह, मुझसे तो मिले नहीं, सबसे कैसे मिल लिए? चलो अंदर, अदीना रोब से बोली। अभी तो अंदर से निकला हूं, फिर किसी दिन सही तुमसे भी मिलूंगा और आंटी से भी। वो मुस्कुराते हुए बोला तो नगीन मजीद कुछ कहे बगैर पलट गई। बेचारी, इमाद ने तर्ज खाने वाले अंदाज में कहा तो इमाद को अच्छा नहीं लगा। बेचारीपन वाली इसमें क्या बात है अदीना, खुदा की रजा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, वो भी संभल जाएगी। उससे दुख ही बहुत बड़ा देखा है, सब्र आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ ये तो है, वो फौरन उसकी हिमायत में बोली, फिर बड़े मान से पूछने लगी, तुम कहाँ होते हो? इतने दिनों से मिल भी नहीं रहे। हालात के मुताबिक चलना पड़ता है अदीना। सोच रहा था कि जॉब छोड़ के अब मामू जान के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊं, बस इसी भाग दौड़ में था। हालांकि मैं बिजनेस माइंडेड बिल्कुल भी नहीं हूं, मगर मामू जान की मोहब्बत और उनकी मजबूरियां। उसने गहरी सांस भरी तो अदीना के दिल की कली खिल उठी। बिजनेस यानी कि दौलत का छप्पर। अरे वाह, इससे अच्छी भला और क्या बात हो सकती है? उन बेचारों का अब और कौन है जो ये सब बखेड़े समेटे? इस मौके पर तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा, और जॉब में रखा भी क्या है? अपने बिजनेस की बात ही कुछ और होती है। अदीना की सोच उसे बहुत सतही लगी, मगर बहरहाल उसने उस पर कुछ कमेंट नहीं किया था। गहरी सांस भरता पलट गया। ओके, फिर किसी रोज मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके, वो दिल महसूस के रह गई, मगर उसको खुश करने के लिए फिलहाल इतनी ही तसल्ली काफी थी कि इमाद इतने बड़े बिजनेस को संभालने वाला है। उसे अभी से अपनी 5 उंगलियां घी में महसूस होने लगी थी। वो गुनगुनाते हुए वापस पलटी थी। जाले की शादी हो रही है मामा, नौफिल ने खाने की मेज पर धमाका किया था। सबा चौंक कर उसे देखने लगी। अच्छा, वो खुश हुई। कब, किसके साथ? बहुत जल्द, 1.5 हफ्ता ही बाकी है, और जहां तक बात है किसके साथ, तो मेरे साथ तो नहीं हो रही। वो चटती निगाह सबा के ठटके हुए हाथ पर डालते हुए मजाकन कह रहा था। शर्म करो, सौले बेगम ने उसे घूरा था। काहे की शर्म, आपकी बहू तो मुझे खुली छुट्टी दिए हुए है, वो आराम से बोला, जबकि सबा के दिल में खुद बुद सी हो रही थी। जाले की शादी शमुएल के साथ हो रही है मामा, उन लोगों का 7 साल पुराना इश्क कामयाब हो रहा है। वो हंसा था। सबा बेख्तियार उसे देखने लगी। चेहरे पर कुछ पछतावा या खोने का कुछ एहसास तक नहीं था। तो वो सब मुझे तड़पाने और कलसाने को? सबा का दिल धड़क उठा। या खुदा, कितने रूप हैं इस शख्स के। वो चकरा सी गई। हम सभी मधु हैं, नौफिल ने कहा, और मुंतज़िर निगाहों से नगीन को देखने लगा, जिसने फौरन ही मौजरत कर ली। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम और सबा चले जाना। सौले बेगम ने बखुशी कहा तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। अभी इसरार करना उसे कुछ मुनासिब नहीं लगा था, सो वो खामोश ही रहा। आपको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा जाले की शादी का। रात दिल सबा के दिल में जाने क्या समाई थी। बहर तौर अब क्या हो सकता है। नौफिल ने गहरी सांस भरी और कोहनी के बल नीम दराज होकर मैगजीन के सफ़ात उलटने पलटने लगा। और उसके 7 साल इश्क में आप कहाँ फिट होते हैं? सबा ने तंज किया था। वो हंसा। मोहब्बत एक तरफा भी होती है मोहतरमा, आप जैसे शख्स को तो उसकी हिज्जों से भी वाकिफ नहीं कि जब मोहब्बत करना। वो तमस्कुर उड़ाते हुए बोली थी। कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको। यूं कहें कि मुझे खुद से मुतनफिर करने के लिए आपने अपनी इर्द गिर्द नफरत और गलतफहमियों का जाल फहरा रखा है, ताकि मैं आपके करीब ना आ सकूं। सबा ने कतियत से कहा, मगर वो लापरवाही से मैगजीन के सफ़ात उलटता रहा। वो थक कर उसके करीब आ बैठी। मत करें ऐसे नौफिल, जिंदगी को कुछ तो आसान करे मेरे लिए, आजर्दगी से कहा तो वो उसे देखने लगा। नीले लिबास में वो जिंदगी की तमाम तर रानाई और दिलकशी का पैकर लग रही थी। वो जज्बुज होने लगा। सबा के मलबूस से उठने वाली खुशबू उसके हवास पर तारी होने लगी। उसे लगा चंद सानियों तक वो यूं ही उसके करीब रही तो उसका दिल पिघल जाएगा। जिंदगी को मुश्किल मैंने नहीं, आपने बना रखा है। मैंने तो आपको खुली आज़ादी दे रखी है, जैसे जी चाहें गुजारे। आपके बगैर कैसे नौफिल? वो हार रही थी। नौफिल का दिल आदम का दिल था, हुमकने लगा। मोहब्बत पहलू में बाहें फैलाए बैठी थी और वो निगाहें चुराए चुराए थकने लगा था। बेइख्तियार उसने हाथ बढ़ाकर सबा के रुखसार को छुआ था। वो टूट कर उसके शाने से आ लगी। ये लम्हा मौजूद था और हकीकत थी। वो लम्हों में पिघल कर रह गया। उसने सबा पर इस कदर मोहब्बत निछावर की कि मोहब्बत अपने होने पर नाजा हो उठी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है वीरा। अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का खौफ है?
मुईद उसे दुपट्टे वाले अंदाज में कह रहा था। वो दोनों लॉन की धूप में कुर्सियों पर विराजमान थे। उनसे कुछ फासले पर बज़ाहिर अखबार का मुजाहिरा करती जोहा के कान खड़े हो गए। तुम्हारा साथी सबसे बड़ी तसल्ली है मुईद, तुम्हारे सहारे ही तो उसका घर छोड़कर निकली हूं। वेरी गुड, बस यही सोचो कि आगे राह बहुत आसान है। ख्वामख्वाह खुद को इम्तिहान में डालने बल्कि जान जोखों में डालने का मतलब एहतजाज की इस्तिताअत रखते हुए भी जुल्म सहते रहना जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। मैं तो पहले ही इस हक में नहीं था, मगर उस वक्त तुम्हें फराज से आगे पीछे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, हत्ता कि मेरे वादे भी। मुईद कह रहा था। जोहा का दिल पहलू में फड़फड़ाने लगा। तो ये थी तुम्हारी गुमगुश्ता मोहब्बत मुईद हसन। अब उन्हीं वादों की डोर थामे के वापस लौटी हूं मुईद। बस ये ध्यान रखना कि मैं इस सफर में तन्हा न रह जाऊं। वीरा बहुत मलूल और अफसरदा थी। जोहा को उसके जज्बात निगारी पर गुस्सा आने लगा, मगर मुईद साहब तो इस वक्त पूरे शहजादा सलीम बने बैठे थे। डोंट वरी वीरा, मैं हूं ना। जोहा ने जल कर पहलू बदला। मैंने केस फाइल कर दिया है। खुला का हक तो कुदरत ने दे रखा है तुम्हें। अब फराज अदालत में आ जाए तो दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। बस तुम साबित कदम रहना, वो कह रहा था और जोहा का दिमाग चकरा रहा था। उस सुबह का रंग बेहद अनोखा था। खिड़की के पर्दे हटाते ही सर्दियों की एक खुशगवार धूप भरे दिन ने कमरे में उसके बेड तक किरणों का सुनहरी जाल बिछा दिया था। सबा ने चेहरा घुमा कर देखा। नौफिल अभी तक बेसुध सो रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दर आई। तो सबा मीर, तुम जीत ही गई इस अक्खड़ मिजाज शख्स को जो हर वक्त कड़ी धूप का सा रूप बनाए रखता था। रात अब्र की तरह बरसा था, यूं कि इसकी पोर पोर सैराब कर दी। चाहत, इस कदर अपनायत और वारिफ्तगी कि सबा को अपना दामन तंग पड़ता महसूस होने लगा। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत के मामले में ये बंदा इस कदर अमीर है। खजाने बंद पड़े हैं इसके पास मोहब्बतों के। उसे याद आया, नौफिल ने उसे छुआ भी तो यूं जैसे वो कोई नाजुक आबगी ना हो, और जरा सी बेहतियाती से उसके टूट जाने का डर हो। उसकी वारिफ्तगी में भी एक एहतियात थी और बेखुदी में भी एक ध्यान की सी कैफियत। सबा के होंठों की मुस्कुराहट शर्मागी तसव्वुर से गहरी हो गई। उसका जी चाहा आगे बढ़े और नौफिल के घने बिखरे बालों में उंगलियां फेर कर उन्हें और मुंतशिर कर दे। उसे मोहब्बत से जगाए और देखे कि अब उसकी मोहब्बत कौन सा रूप धारती है। रात उसने इस कदर मान और एहतराम दिया था कि वो किसी तौर भी खुद को रोक नहीं पाई थी। आगे बढ़ी और झुककर उसे जगाने का कष्ट किया तो यूं झुकने से उसकी मुश्कबो नम जुल्फे शाने से ढलक कर नौफिल के चेहरे पर जा पड़ी। चांदनी रात के हाथों पे सवार उतरी है, कोई खुशबू मेरे दहलीज के पार उतरी है। उसमें कुछ रंग भी है, ख्वाब भी, महकार भी, झिलमिलाती हुई ख्वाहिश भी है, इनकार भी। मेरे आंचल पे उम्मीदों की कतार उतरी है, कोई खुशबू मेरी दहलीज के पार उतरी है। वो बहुत हसीन और रूह परवर ख्वाब से बेदार हुआ तो शायद सबा के लिए ये गैर मुतवक्के बेदारी साबित हुई। वो सर पटाकर पीछे हटने को थी, मगर नौफिल ने यूं ही नींद भरी आंखों के साथ उसका हाथ थामकर उसे खुद से नजदीक कर लिया। ये ख्वाब भी है तो बहुत खूबसूरत है। उसकी बोझल सी आवाज सबा को हया बार कर गई। यूं लगा जैसे पलकों पर मनो बोझ आ गिरा हो और वो कभी भी नौफिल से निगाह मिलाकर बात नहीं कर सकेगी। मामा उठ गई होंगी, 9 बज रहे हैं। यूं ही निगाह चुराई कहा तो नौफिल कदरे ध्यान की दुनिया में लौटा। खुशबुओं से महकता वो दिल फरेब सा वजूद उसकी दस्तरस में था। वो आंच देता कुर्ब महीनों जिसके सहर से वो बचता चला आ रहा था, अब मुकम्मल सपुर्दगी की हालत में उसके मजबूत बाजुओं के हिसार में था। उसे झटका सा लगा। एक ही पल में वो हकीकत के कई मुआयने तय कर गया। उसके बाजुओं की गिरफ्त हल्की पाकर वो फौरन सीधा हो बैठी और इधर वो पता नहीं किस अजीम नुकसान के ध्यान में शशदर लेटा था।